नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा जी का एक और बेहतरीन उपन्यास पतिता। इससे पहले भी हम गुलशन नंदा जी के सांवली रात, भंवर, पीले फूल, मैली चांदनी और माधवी 5 उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जो आपने बेहद ही पसंद किए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर गोपाल राम गहमरी जी की हंसराज की डायरी की 4 कहानियाँ और गेरुआ बाबा, रानू का एक उपन्यास फूलों की रानी और राजवंश जी का एक उपन्यास पुतली हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जो आपने बहुत पसंद किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर दुर्लभ उपन्यास प्रस्तुत किए जाते रहे हैं और इसी श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत है रोमांटिक राइटर गुलशन नंदा जी का एक और उपन्यास पतिता जो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। गुलशन नंदा जी का कोई भी उपन्यास हो, आप ये मत सोचिए कि ये इसकी स्टोरी कैसी होगी, ये कैसा होगा। आप हमारे चैनल पर जितने भी उपन्यास हैं सबको सुन डालिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारे उपन्यास आपको बेहद ही पसंद आएंगे और ज़्यादातर गुलशन नंदा जी के उपन्यासों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि फिल्मों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है, परंतु यहाँ आपको मौलिक रूप से पूरा उपन्यास प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल पर चंद्रकांता उपन्यास भी पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया जो आपने पसंद किया। तो प्रस्तुत है पतिता, अध्याय 1। सागर के किनारे मध्यम श्रेणी के एक होटल आशियाना की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक नौजवान जोड़ा सो रहा था, रजनी और जयंत। रजनी अधनंगी अवस्था में थी और जयंत ने उसकी नंगी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा रखा था। रजनी सोते सोते कसमसाई और उसने आंखें खोल दीं। उसने खिड़की से आते हुए सुबह के हल्के हल्के प्रकाश को महसूस किया जो धीरे धीरे से जयंत का हाथ अपनी कमर से अलग कर दिया और उठकर बैठ गई। बिस्तर से उतरकर रजनी ने अपनी साड़ी ठीक की, बिखरे बालों को हाथों से संवारा और वक्त का अंदाज़ा करने के लिए समुद्र की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सागर के किनारे पर उजाला बढ़ गया था और दूर जाती हुई कश्तियां लहरों में डूबती उभरती साफ नजर आने लगी थीं। उसने पलटकर बेखबर सोते हुए जयंत की ओर देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाकर दबी आवाज में कहा, ए मिस्टर। जयंत न जागा और वह जरा जोर से बोली, जयंत बाबू उठो, सवेरा हो गया। लेकिन जयंत की नशे में डूबी नींद फिर भी न टूटी। रजनी ने उसे गहरी नींद से जगाना उचित न समझा और वह कमरे में बिखरी हुई जूठी प्लेटों, गिलासों तथा शराब की खाली बोतलों को देखने लगी। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखे हुए जयंत के बटुए और सुनहरी घड़ी पर पड़ी। मेज के पास आकर उसने बटुआ खोलकर देखा, उसमें लगभग 2000 नोट थे। रजनी ने अपनी रात की कीमत 110 रुपये लेकर बाकी रकम बटुए में ही रख दी। फिर बटुए और कीमती घड़ी को जयंत के तकिए के नीचे सुरक्षित रख दिया और सोते हुए जयंत को मुस्कुराकर धीरे से बाय बाय कहते हुए कमरे से बाहर चल गई। रजनी जब होटल की चक्करदार सीढ़ियों से उतरकर उसके पिछले हिस्से में आई तो वहां सीढ़ी के पास एक 6-7 साल का गरीब बच्चा बैठा बीड़ी पी रहा था। वह ठिठक कर रुक गई। बच्चे ने उसे देखते ही घबराकर जल्दी से बीड़ी फेंक दी। रजनी उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोली, क्यों बे, घर में चूल्हा नहीं जलता और तू यहाँ कलेजा फूक रहा है? बच्चा खिसियानी सी हंसी हंस गया। रजनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने ब्लाउज से 5 रुपए का नोट निकालकर उसे दिया और कहा, ले, माँ को दे देना, देखना धुएं में मत उड़ा देना। लड़के ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए नोट तो ले लिया और रजनी फिर बोली, और हाँ, वह बाबूजी अभी तक सो रहे हैं, जाग जाएं तो कह देना मैं चली गई। अच्छा दीदी, तुम जाओ, मैं कह दूंगा। रजनी जैसे ही पिछले दरवाजे से निकली, बच्चे ने फेंकी हुई बीड़ी की ओर देखा जो अभी तक सुलग रही थी। उसने झपट कर बीड़ी उठाई और जल्दी जल्दी कश लेने लगा। रजनी होटल के अहाते से बाहर निकलना ही चाहती थी कि सामने से आते हुए 2 पुलिस वालों को देखकर जल्दी से फाटक के खंभे के पीछे छिप गई और डरी हुई नज़रों से उन्हें देखने लगी। दोनों पुलिस वाले बड़े रौब से उस ऑटो रिक्शा के पास आकर रुक गए जिसमें लेटा हुआ मोती खर्राटे ले रहा था। उठ बे, कब तक सोएगा? कौन है बे?
मोती हड़बड़ाकर उठा और गुस्से से बोला। क्या कहा? एक सिपाही ने डंडा मारते हुए कहा। मोती उन्हें देखते ही घबरा गया और जल्दी से बोला, ओ हो, यमदूत का सपना देख रहा था। आ गए आप लोग? क्या कहा? यमदूत? पुलिस वाले ने फिर अपना डंडा उठाया तो मोती जल्दी से बोल उठा, अजी आप नहीं, वह सपने वाला। आप तो ठहरे माई बाप। पहले कौए काँव काँव करते थे तो सवेरा होता था, अब आपका डंडा खाते हैं तो सवेरा हो जाता है। बकवास बंद कर, चल हमें पुलिस चौकी तक छोड़ दे, एक सिपाही ने रिक्शे में बैठते हुए कहा। उसके बैठते ही दूसरा भी झट रिक्शे पर चढ़ गया। अजी छोड़ने को तो मैं आप दोनों को दुनिया से उस पार तक छोड़ देता, लेकिन रिक्शा आज आउट ऑफ ऑर्डर है। झूठ मत बोल, एक पुलिस वाले ने डांटा। विश्वास नहीं आता तो देख लीजिए, मोती ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन बार बार स्टार्ट करने पर भी मोती को सफलता ना मिली तो मजबूर होकर पुलिस वाले रिक्शे से उतर पड़े। समझ गया साले, जानबूझकर बदमाशी कर रहा है, उनमें से एक ने धमकी देते हुए कहा। देख लेंगे कभी। यह कहकर उसने मोती के पेट में अपने डंडे का एक ठहोहा मारकर और फिर वे दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। साले रिक्शे को अपने बाप का माल समझते हैं, कभी किसी की मोटर में इस तरह बैठकर दिखाएं तो जानूं। मोती ने नफरत से कहा और मुंह में रात का जमा हुआ चूना तंबाकू जमीन पर थूक दिया। फिर उसने अपने रिक्शे को सीधा किया ही था कि सामने खड़ी रजनी को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। रजनी उसके गुस्से को देखकर अपने बुझे हुए ओठों पर मुस्कुराहट ले आई और बोली, क्या हुआ मोती? होना क्या था? रजनी, रात भर मच्छरों के न सोने दिया और सुबह होते ही इन सालों ने जगा दिया। खैर तू अपनी बता, रात कैसी कटी? बुरी नहीं, कहते हुए रजनी ने ब्लाउज से 10 रुपये का नोट निकाला और उसे मोती की ओर बढ़ा दिया। यह लो अपना कमीशन। बस 10 रुपये? मोती ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। फिर जरा रुककर बोला, 2 रुपये तो रात भर चाय पानी में ही बराबर हो जाते हैं, ऊपर से पुलिस वालों के डंडे खाने पड़ते हैं। कुछ माल और निकालो। ये लो 5 रुपये और। रजनी ने ब्लाउज से 5 रुपये का नोट निकालकर मोती को दिया और कहा, अब और नहीं मांगना, तुम तो जानते ही हो, दिन भर का खर्च और मारिया का किराया देने के बाद मेरे पास कुछ भी तो नहीं बचता। अच्छा, बैठ, दिन ब दिन कंजूस होती जा रही है तू। मैं तो कहता हूँ यह रात रात भर की ग्राहकी छोड़, घंटे 2 घंटे की किया कर। रात भर में 7-8 ग्राहकों को निपटा लेगी, तेरे भी पौ 12 और अपने भी। मोती ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा। मैं रिक्शा नहीं हूँ मोती जो दिन रात चलती रहूँ, रजनी झुंझलाकर बोली। तू ठीक कहती है रजनी, रिक्शा मशीन होता है और बदन बदन होता है। मशीन टूट जाए तो बदली जा सकती है, लेकिन बदल टूट जाए तो बदला नहीं जा सकता, और अभी तो तेरे बदन को बरसों चलाना है। मोती ने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जरा खुशामदी लहजे में कहा और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। बाजार अभी तक सोया हुआ था, गलियां और सड़कें सुनसान थीं। रिक्शा गलियों और सड़कों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। रजनी खामोश बैठी जागते सवेरे को देख रही थी। सड़कों पर शबनम से भीगी मिट्टी की अजीब सी सौंधी सी खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी। तभी उसका रिक्शा अचानक एक बंद रेलवे क्रॉसिंग के पास जाकर रुक गया। साले फाटक को भी इसी वक्त बंद होना था, मोती ने गुस्से से कहा और जेब से बीड़ी निकालकर जलाने लगा। रजनी कुछ उदास सी बैठी थी, उसने शायद मोती की बात सुनी ही नहीं। वह बंद फाटक पर नज़र जमाए रेलगाड़ी के गुजरने का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त एक हाथ गाड़ी वाला अपनी गाड़ी खींचता हुआ उसके करीब आकर रुक गया और माथे से पसीना पोंछने लगा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, सुबह की ठंड में भी वह पसीने से नहाया हुआ था। रजनी उसकी हालत देखकर तड़प उठी। उसे अपने बाप की याद आ गई, जो इसी तरह हाथ गाड़ी चलाकर रोजी कमाता था और बड़ी मुश्किल से अपने छोटे से परिवार की परवरिश करता था। उसके परिवार में रजनी, उसका छोटा भाई, माँ बाप, बस यही 4 लोग थे। इन सब का ख्याल आते ही रजनी की पलकों पर आंसू आ ठहरे और उसके सामने वह दृश्य उभर आया जब वह 7 साल की बच्ची थी और अपने छोटे भाई के पालने के पास बैठी जोर जोर से स्कूल का सबक याद कर रही थी। सूरज सुबह को निकलता है, दिए रात को जलते हैं, आदि आदि। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आई और उससे गुस्से से बोली, धीरे धीरे पढ़ बेटी, नहीं तो मुन्ना जाग जाएगा। लेकिन माँ, टीचर ने कहा है कि जोर जोर से पढ़ना चाहिए, वरना शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं होता, रजनी ने भोलेपन से कहा।
तभी रजनी का बाप कमरे में आ गया और बेटी को पढ़ते देखकर प्रसन्नता से बोला, शाबाश बेटी, खूब जी लगाकर पढ़ा कर। यह ले, आज मैं तेरे लिए एक नई किताब लाया हूँ किताब? माँ ने बुरा सा मुंह बनाया और नाराज होकर पूछा, कैसी किताब है ये? डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। इसे पढ़कर बच्चों में जन सेवा की भावना पैदा होती है। तुम दिन भर धूप में सामान ढोते हो, तब जाकर कहीं 4-5 रुपए कमा पाते हो, और उनमें से ये कहानियों वहानियों की किताबें उठा लाए हो। कुछ याद भी है कल राशन लाना है? हाँ हाँ, राशन के लिए अलग पैसे हैं मेरे पास, तुम फिक्र ना करो। कहते हुए उसने जेब से कुछ रुपए निकालकर रजनी की माँ को थमा दिए। इस पर भी वह प्रसन्न ना हुई और नाराजगी से बोली, फिर भी रोज रोज बेकार की किताबें लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे रजनी की माँ, तू नहीं जानती मैंने अपनी बच्ची के बारे में क्या सोच रखा है। मैं इसे स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ाऊंगा, इसे डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर। घर में नहीं खाने को, अम्मा चली बुनाने को, माँ ने जलकर कहा और बाहर चली गई। रजनी का चेहरा उतर गया, लेकिन बाप उसे तसल्ली देते हुए बोला, तू चिंता ना कर बेटी, तेरी माँ कुछ भी कहे, मैं पढ़ाऊंगा तुझे और जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। रजनी खुशी से उछलकर अपने बाप से लिपट गई। तभी सामने से घड़घड़ाकर गुजरती हुई रेलगाड़ी ने रजनी की यादों का सिलसिला तोड़ दिया। उसे यूं लगा जैसे एक लंबे सपने से वह अचानक जाग उठी हो। उसकी पलकों पर रुके आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने उन्हें जब्त करके पीना चाहा, लेकिन वे न रुक सके। घंटी बजी और फाटक खोल दिया गया। मोती ने बीड़ी फेंककर रिक्शा स्टार्ट किया और रिक्शा रेलवे लाइन को पार करता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अध्याय 2। भारी भरकम बदन की एक ईसाई औरत मारिया गले में क्रॉस लटकाए अपने झोंपड़े में झाड़ू दे रही थी। उसके झोंपड़े की दीवारें लकड़ी की थीं और ऊपर नारियल के पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ था। झोंपड़े के सामने एक टूटा फूटा अहाता था और उसके आगे सड़क थी। सड़क के उस पार कृष्णा लाल की इमारत थी, जिसका बोर्ड झोपड़ी के अहाते से साफ दिखाई देता था। झाड़ू देते देते मारिया ने रिक्शे की आवाज़ सुनी तो खड़ी होकर सड़क की ओर देखने लगी। मोती का रिक्शा आता देख उसके चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई। मोती ने अहाते के करीब आकर रिक्शा रोक दिया। रजनी उतरकर झोपड़े की तरफ बढ़ गई। कम ऑन स्वीटी, कल की तरह आज भी कोई हलकट तो नहीं मिल गया था? मारिया ने खुश होकर पूछा। नहीं आंटी, रजनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, जाओ जल्दी से नहा लो, पानी बंद हो जाएगा। दीपक जागा क्या? रजनी ने अंदर आते आते पूछा। नहीं, तेरा लाडला है, तू ही जगा। मेरी आवाज़ सुनकर तो उसकी नींद और गहरी हो जाती है। मारिया ने मुस्कुराते हुए बात पूरी की, किंतु रजनी उसकी बात पूरी सुनने के पहले ही अंदर जा चुकी थी। मारिया ने नज़र उठाकर सड़क की ओर देखा, जहां मोती अपने रिक्शे में कुछ ठोक पीट कर रहा था। वह कुछ सोचकर मोती की तरफ बढ़ी और उसके पास पहुंचकर दबी आवाज में पूछ बैठी, आज कितना कमीशन खाया रजनी से? 15 रुपये, उसने भी आहिस्ता से कहा। 15 रुपये? मारिया ने लंबी सांस खींचते हुए अविश्वासपूर्ण ढंग से कहा। फिर थोड़ा रुककर बोली, तुम झूठ बोलता, सच सच बता, कितना मालपानी अंदर किया? तुम हमारा ग्रैंड मदर हो या इनकम टैक्स वाला जिसको हमें खाता दिखाना है? मोती जरा बिगड़कर बोला तो मारिया जल्दी से कह उठी, छी छी, तुम तो खाली पीली बिगड़ता। फिर वह इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, आज पहली बार धार का मामला आया है। एकदम तुम जैसा स्ट्रांग 9 टाक मारेगा। क्या सवेरे ही सवेरे बेड़ा कबाड़ करना चाहती हो? रात को आऊँगा, रात को। रात एक खलास हो जाएगा तो 1 बोतल मेरे लिए रख देना। ना बाबा, अपुन ने उधार खाता बंद कर रखा है, लोग पीकर भूल जाता है। अरे ना हम उधार खाता है ना पीता है, यह लो एडवांस। कहते हुए मोती ने जेब से 5 रुपये निकालकर उसे दिए और फिर बोला, अब तो रखोगी ना? हाँ हाँ, अब काहे को नहीं रखेगा, मारिया ने खुश होकर कहा और रुपए अपने ब्लाउज में छिपा लिए। फिर वह रजनी के कमरे की तरफ चल दी। रजनी अभी तक अपने छोटे भाई दीपक को जगा रही थी। मारिया दरवाजे पर रुक गई। रजनी का 6-7 साल का भाई एक पेटीकोट ओढ़े पलंग पर सो रहा था। दीपक, दीपक। रजनी ने दीपक को जगाने का प्रयत्न जारी रखा। दीपक फिर भी ना जागा तो रजनी ने उसे हिलाते हुए कहा, उठो दीपक, अब उठ जाओ ना। दीपक ने आंखें खोल दी और अपना सिर खुजाते हुए नींद भरी आवाज में कहा, क्या है दीदी? देखो कितनी धूप निकल आई है,
स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना क्यों नहीं है? कहते हुए दीपक उठ खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा और रजनी बोली, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने पानी रख दिया है। जैसे ही दीपक हाथ मुंह धोने लगा, मारिया चीखते हुए रजनी के करीब आ गई और बोली, गॉड सब कुछ बनाए पर गरीब ना बनाए, हम तो साला फंस गया। क्या हुआ आंटी? रजनी ने चौंक कर पूछा। अरे वही अब्बास लाला, माल मंगाने के लिए 50 रुपये उधार लिया था। इधर रोज सुबह मुर्गा चिल्लाता है, उधर लाला कि हमारा पैसा लाओ। उसका पैसा चुकता हो तो मेरी जान छूटे। जान तो सभी की फंसी हुई है आंटी, मुझे इस महीने का भाड़ा देना है तुम्हें। रजनी ने उसकी शिकायत का मतलब समझते हुए 50 रुपये निकालकर उसे दे दिए। अपन भी क्या करें, कहीं और से इनकम होता तो हम तुमसे कभी भाड़ा ना लेता। रुपए मिलते ही मारिया के स्वर में बनावटी मोहब्बत घुल गई। हम तुमको बिल्कुल अपनी बेटी के माफिक समझता है, पन जरूरी सब कुछ कराती है। जितना आता है उससे ज़्यादा तो हफ्ता चला जाता है। अपन तो बिल्कुल फेडअप हो गया है इस लाइफ से। लाइफ से कोई फेडअप नहीं होता आंटी, रजनी ने मुस्कुराकर कहा। अरे पन मेरे जैसा कोई नहीं होएगा, कहते हुए मारिया ने ठंडी सांस ली। हाँ हाँ, सभी को अपना दुख भारी मालूम होता है। खैर छोड़ो, मेरा एक काम करोगी? बोलो बोलो, मारिया ने जल्दी से कहा। 2 कप चाय बोल दो, कहते हुए रजनी ने उसको और 10 रुपये का नोट बढ़ा दिया। अरे चाय पीने का तो मेरा भी टाइम हो गया है, मारिया ने ओठों पर जवान फेरी। ठीक है तो 3 कप बोल देना। और कुछ केक बिस्किट मांगता? जो तुम्हारा जी चाहे बोल दो। अरे अपने वास्ते थोड़े ही मांगता, हाँ तुम प्यार से खिलाएंगा तो हम खा लेंगा। मारिया नोट पर नजर डालते हुए खुशामदी लहजे में बोल उठी। साला आज घर में मीठा तेल भी नहीं है, कहो तो 2 रुपये इसमें से ले लूं? ले लो, रजनी ने मारिया की ललचाई नजरों को भांपते हुए कह दिया। मारिया अपनी कामयाबी पर खुशी से फूल उठी और बर्तन उठाकर बाहर चली गई। उसके जाते ही रजनी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने बचे हुए रुपयों को निकाला और गिनते हुए बड़बड़ाने लगी। दीपक की फीस, किताब कॉपियां और 2 वक्त का खाना। हिसाब लगाते लगाते उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर ना आने दिया। दिल के दर्द को छिपाते हुए वह जल्दी से दीपक के कपड़े तैयार करने लगी। अध्याय 3। जयंत बड़े अच्छे मूड में था। एक मनपसंद गीत गुनगुनाते हुए जैसे ही वह कॉलेज के गेट में दाखिल हुआ, उसके दोस्तों और साथियों ने उसे घेर लिया और उसका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया जैसे वह उस गिरोह का लीडर हो। लेकिन अचानक ही जयंत की निगाह अपने जिगरी दोस्त अशोक पर पड़ी तो वह उन सबको छोड़कर सीधा उस तरफ चला गया। कुछ ही दूर पर हरे भरे मैदान में एक बेंच पर बैठा अशोक कुछ पढ़ रहा था। अशोक ने उसे अर्थभरी नज़रों से सिर से पांव तक देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही जयंत बोल उठा। यूं बेगानों की तरह क्या देख रहा है अशोक? जिसने 1 हफ्ते तक दोस्त की खबर ना ली हो, कॉलेज से गायब रहा हो, वह मुझे बेगाना कह रहा है? अशोक ने व्यंग किया। क्या कहूँ यार, फंस गया था एक चक्कर में। तुम्हारा चक्कर और क्या हो सकता है? शराब और शबाब, प्यासे को और क्या चाहिए? जयंत मुस्कुराया और बोला, तू तो जानता है यार, झड़ी लग गई है तो लगी गई। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो गए हो जयंत? अरे जब एक दिन मरना ही है तो रो रो कर क्यों मरें? जिंदगी की लाफ्टर की तरह क्यों ना गुजारें? किसी शायर ने कहा है कि हम मैकदे की राह में होकर गुजर गए, वरना सफ़र हयात का काफ़ी तवील था। यह बड़ा शॉर्टकट रास्ता है प्यारे। यह शॉर्टकट रास्ता नहीं, जिंदगी से दूर भागना है। बहादुर हो तो मर्दों की तरह मौत को ललकार कर मरो, अशोक ने जोशीले लहजे में कहा। मर्दों की तरह? आप और मर्द? जयंत बेसाख्ता हंस पड़ा और फिर प्यार से अशोक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, विश्वामित्र जी, पहले कुछ दिन इस रंगीन दुनिया की सैर कीजिए, फिर मर्द बनिएगा। चलते हैं आज रात को। शट अप, अशोक ने झड़कते हुए कहा। अच्छा छोड़ यार, क्यों सवेरे ही सवेरे मूड खराब करता है? चल कॉलेज के बाहर बहस कर लेंगे। कहते हुए जयंत ने अशोक का हाथ पकड़ लिया और उसे बेंच से उठाना चाहा, लेकिन अशोक ने अपना हाथ छुड़ा लिया। गांव से चाचा जी आए हैं, उसने जयंत को बताया। बाबूजी? हाँ, कॉमन रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही जयंत के चेहरे की सारी रौनक अचानक गायब हो गई और वह चुपचाप सिर झुकाए कॉमन रूम की ओर चल पड़ा। जयंत ने एक झटके से कॉमन रूम का दरवाज़ा खोला और वहां दाखिल होते ही रुक गया। उसका अधेड़ उम्र का बाप
जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, बेटे को देखते ही व्यंग से कह उठा, फुर्सत मिल गई आपको। जयंत ने एक पल बाप की ओर नाराजगी से देखा, फिर रुखाई से बोला, यह सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए था, कैसे इधर भूल पड़े। देखने आया था सपूत क्या गुल खिला रहे हैं। इसके लिए इतना लंबा सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। खत लिख दिया होता, जवाब में मैं सब कुछ लिख देता। जयंत ने उसी रुखाई से कहा, खत का जवाब लिखने की फुर्सत ही कहाँ है तुम्हें। बस दिन रात शराब पीना, अय्याशी, आवारगी, कॉलेज का तो बहाना बना रखा है तुमने। बाप ने गुस्से से बिफर कर कहा, तो इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं। जिंदगी मेरी है, मैं इसे जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ। मैं नहीं चाहता कि बची कुची जायदाद को भी तुम अपनी जिंदगी की तरह खर्च कर दो और मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊं। बर्बाद तो आप उसी दिन हो गए थे बाबूजी, जिस दिन अपनी वासना पूरी करने के लिए आपने मेरी भोली भाली माँ को फुसलाकर दूसरी शादी कर ली थी। वह बेचारी घुट घुट कर मरती रही और आप अपनी नई नवेली बीवी के साथ रंगनलियां मनाते रहे। आपका बच्चा आपके प्यार को तरसता रहा और आप उसे नफरत से देखते रहे। मैं आपको वही तो लौटा रहा हूँ बाबूजी जो आपने मुझे दिया है। मैं तुमसे नफरत करता तो तुझे इतनी ऊंची शिक्षा ना दिलवाता, तेरे ऊपर हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च ना करता। ओ, मैं न जानता था कि जिस जायदाद की आमदनी मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं वह जायदाद मेरे नाना की नहीं बल्कि आपकी है। कहते हुए जयंत व्यंग से मुस्कुराकर बाप की ओर देखने लगा। वही जायदाद तो तुझे ले डूबी है। बाप सिटपिटाकर जल्दी से बोला, अगर तेरी माँ बेवकूफ़ी से यह जायदाद तेरे नाम ना कर गई होती तो आज तू बर्बादी के रास्ते पर ना चल पड़ता। फिर अचानक ही उसने अपना रंग बदला और प्यार भरे लहजे में कह उठा, लेकिन तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे बर्बाद होते नहीं दे सकता। ले इन कागज़ों पर दस्तखत कर दे। जयंत ने सरसरी नज़र से उन कागज़ों को देखा जो उसका बाप किसी वकील से तैयार करवा कर लाया था। क्यों क्यों कर दूं दस्तखत, कहते हुए उसने बाप के चेहरे पर अपनी नज़रें जमा दी। वह जायदाद जो तेरी बर्बादी का कारण बन गई है उसे तेरे भविष्य के लिए सुरक्षित कर देना चाहता हूँ। जयंत ने फिर एक नज़र उन कागज़ों पर डाली और कुछ पल खामोश रहकर कहा, मुझे बर्बादी से बचाने की यह तरकीब शायद मेरी नई माँ ने सुझाई है। वह भी तेरा भला चाहती है और मेरे लिए प्यार की ज्वाला भी उसी ने आपके दिल में भड़काई है। तू तो अकारण उस पर शक करता है, विश्वास कर, वह भी तुझे बेटे की तरह प्यार करती है। मुझे आपका और नई माँ का प्यार ही मिला होता बाबूजी तो मैं जिंदगी के झूठे सहारे तलाश करता हुआ बर्बादी के रास्ते पर क्यों चल पड़ता। अब भी देर नहीं हुई है बेटे, संभल जा और कर दे इन कागज़ों पर दस्तखत। जयंत ने नफरत से भरपूर एक नज़र बाप पर डाली और व्यंग भरे लहजे में कहा, मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की तरह भोला भाले नहीं हूँ बाबूजी, जिसे बहला फुसलाकर आप शीशे में उतार लें। और मेरे नाना की जायदाद भी आप बुढ़ापे में जवान बीबी की फरमाइशों पर खर्च कर डालें। मैं जीते जी यह जायदाद आपको ना दे सकूँगा, लेकिन घबराइए नहीं, मरते वक्त आपका यह अरमान ज़रूर पूरा कर जाऊँगा ताकि मेरी नई माँ को आप खुश कर सकें। कहते हुए जयंत ने उन कागज़ों को लपेटकर अपनी जेब में रख लिया तो बाप ने तड़प कर कुछ कहना चाहा, किंतु तभी कॉलेज की घंटी बज उठी और जयंत ने उसे बोलने का मौका न देते हुए कहा, सॉरी बाबूजी, हिस्ट्री का पीरियड शुरू हो गया। यह कहकर जयंत पलट कर बाहर निकल गया तो बाप बेबसी से बेटे को देखता रह गया। अध्याय 4। शराब की बोतल साड़ी में छिपाकर मारिया झोंपड़े से बाहर निकली। फिर वह दरवाजे पर खड़े एक नौजवान लंगड़े भिखारी को बगल की गली में चलने का इशारा करते हुए गली में आगे बढ़ गई। लंगड़ा जल्दी जल्दी बैसाखी टेकता हुआ उसके पीछे लपका और गली में उसके पास पहुंचते ही उसने बोतल के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। कैश ढीला कर, मारिया ने बोतल देते हुए कहा। अपनी झोली से 1-1 रुपए के 4 नोट निकालकर लंगड़े ने मारिया को थमा दिए और उसकी तरफ देखने लगा। मुंह क्या देखता है, एक और निकाल, मारिया सख्ती से बोली। कल दे दूंगा, भिखारी ने खुशामदी लहजे में कहा। तो फिर दारू भी कल लेना, कहते हुए मारिया ने बोतल छीन ली। अरे अरे, यह क्या कर रही हो आंटी, दारू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, भिखारी घबराकर बोला। तू क्या मरेगा बेशरम, रोज बोलता है मर जाएगा, पन कभी मर के नहीं दिखाता। आखिर भिखारी को अपनी झोली से 1 रुपया और निकालना पड़ा और वह उस रुपये को मारिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या सॉलिड औरत हो तुम, धंधे की एकदम पक्की, यह लो और बाटली दो, ले मर। मारिया ने नोट थामते हुए बोतल उसकी ओर बढ़ा दी।
भिखारी ने वही खड़े खड़े बोतल मुंह से लगा ली और गटागट पीने लगा। मारिया इधर उधर देखकर रुपए ब्लाउज में खोंचती हुई अंदर चली गई। बोतल खाली करके लंगड़ा गली से आंगन में आया तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और चेहरा नशे में तमतमाया हुआ था। रजनी उसी वक्त पानी से भरी बाल्टी लिए भीतर आई। उसे देखते ही लंगड़े का दिल मचल उठा। उसके गदराए यौवन ने लंगड़े के बदन में तरंग पैदा कर दी। हाय, क्या जालिम जवानी है। वह उसकी तरफ भूखी नजरों से देखते हुए बोला, जैसे दारू की भरी भरी बोतल, जी चाहता है एक ही सांस में। क्या बकता है। रजनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। कुछ नहीं, यह साली दारू अंदर जाते ही बोलने लगती है। कहती है किसी दिन तू भी अपने अरमान पूरे कर ले। वह तेरी टूटी टांग को नहीं देखती। अरे टांग लंगड़ी है, दिल तो लंगड़ा नहीं। यह साला तो चौकड़ियां भरता है। जा जा, नहीं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। भिखारी कहीं का। अच्छा तो भीख में ही प्यार दे दे। आंख थू, यह ले। रजनी ने प्यार करने के बजाय उसके मुंह पर थूक दिया। लंगड़े का सारा नशा जैसे पल भर में हिरन हो गया और वह घबराकर अंगोछे से अपने मुंह पर गिरा थूक पहुंचने लगा। तभी पुलिस की एक जीप आकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। जीप को देखते ही लंगड़ा जल्दी से पिछवाड़े की गली से भाग निकला। रजनी भी परेशान हो गई और मारिया जल्दी जल्दी सीने पर उंगली से क्रॉस का निशान बनाकर सहन में झाड़ू करने लगी। जीप से एक पुलिस इंस्पेक्टर उतरा तो मारिया उसे देखते ही चापलूसी से बोली, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। कहो मारिया, धंधा कैसा चल रहा है। इंस्पेक्टर ने उसके अभिवादन की उपेक्षा करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। कैसा धंधा इंस्पेक्टर साहब, जब से आपने डांटा अपन ने तो धंधा एकदम बंद कर दिया। मारिया जल्दी से बोली, घर में खाने को नहीं होता, पन हम दारू को हाथ नहीं लगाता। अपन तो भट्टी का रास्ता ही भूल गया। पन आप आज इधर कैसे निकला। सामने कृष्णा कॉटेज लॉज में जा रहा हूं। कृष्णा लॉज में? क्या उधर भी कुछ धंधा होता है? मारिया ने चौंक कर पूछा। नहीं नहीं, मेरा दोस्त वहां रहने को आ गया है। ओ, अपन समझा रेड डालने आया है। मारिया ने इत्मीनान की सांस ली। इंस्पेक्टर ने सड़क पार की और कृष्णा लॉज के कंपाउंड में दाखिल हो गया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर कमल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। ओ दिलीप, तुम? अपने जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर दिलीप को देखते ही वह खिल उठा। आओ आओ कहते हुए वह उसे खींचकर अंदर ले गया। यह तुमने क्या हरकत की? दिलीप अंदर आते हुए बोल उठा। कैसी हरकत? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? कमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बहुत बड़ी भूल। तो क्या गिरफ्तार करने आए हो? गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अपने आने की खबर क्यों नहीं दी थी तुमने? क्या बताऊं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने मेरा ट्रांसफ़र इतनी जल्दी कर दिया कि मैं किसी को खबर ही ना दे सका। चलो मान लिया। कहते हुए इंस्पेक्टर दिलीप कुर्सी पर बैठ गया। मगर मेरा घर होते हुए तुम्हें यहाँ लॉज में ठहरने की क्या ज़रूरत थी? लॉज में ठहरना कोई लाज की बात तो है नहीं यार। मैं ठहरा छठा आदमी। फिर तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कबाब में हड्डी बनना अच्छा नहीं लगा। मगर जो आराम तुम्हें यहाँ मिलता वह यहाँ नहीं मिल सकेगा। इसकी फिक्र ना करो, कोई तकलीफ हुई तो फौरन बता दूंगा। तभी कृष्णा लॉज का मैनेजर वहाँ रजिस्टर लेकर आ गया। दस्तखत कर दीजिए मास्टर जी, उसने कमल से कहा। कमल ने दस्तखत करने के बाद रजिस्टर मैनेजर को लौटा दिया। यह मेरे दोस्त हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए, इंस्पेक्टर दिलीप ने मैनेजर से कहा। बिल्कुल नहीं होगी हुजूर, मैनेजर जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला। कोई शिकायत हो तो कान पकड़ लीजिए मेरे। इंस्पेक्टर दिलीप कुछ कहने ही वाला था कि होटल का लड़का चाय के 2 प्याले लिए हुए आ पहुंचा। मैनेजर ने चाय के प्यालों को उसके हाथ से लेकर मेज पर रखते हुए कहा, लीजिए चाय पीजिए। कमल ने प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और वह मुस्कुराकर बोला, मेरी तरफ से। मैंने इंस्पेक्टर साहब को आते देखा तो ऑर्डर दे दिया था। दिलीप और कमल ने उसको धन्यवाद कहकर चाय पीने से इनकार करना चाहा, मगर वे उसके आग्रह को टाल ना सके। आज रात का खाना तुम्हें मेरे साथ ही खाना पड़ेगा, चाय पीते पीते इंस्पेक्टर दिलीप ने कमल से कहा। इट इज़ अंडरस्टूड, कमल ने मुस्कुराया। अच्छा, मैं अब जाऊंगा, मुझे ड्यूटी पर जाना है। कहते हुए दिलीप ने चाय का आखिरी घूंट लेकर खाली प्याला मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर दिलीप जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वैसे ही लॉज में रहने वाला एक पुराना किराएदार देवी दयाल दुबे अखबार पढ़ते हुए वहां आ पहुंचा। उसने आते ही अपनी आंखों के सामने से अखबार उठाया
और नाक पर चश्मा ठीक करते हुए कहा, आज की ताज़ा खबर। जी? कमल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बकरी का अजीबोगरीब बच्चा। आसाम की एक ग्राम पंचायत ने सूचना दी है कि एक पहाड़ी बकरे ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसका सारा शरीर बकरे का है, किंतु उसका मुख मनुष्य के समान है। सारे विद्वान इस पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं कि यह भूल भगवान की है या शैतान की। मगर आप? कमल ने दुबे को सिर से पांव तक देखते हुए पूछा। ओह! दुबे चौंक पड़ा और अखबार लपेटकर बगल में दबाते हुए बोला, माफ़ कीजिए, मथुरा का वासी हूँ और 4 साल से इसी कृष्णा कॉटेज में रहता हूँ। कितने ही आए और गए, मगर मैं बराबर यहीं टिका हुआ हूँ। वैसे सेवक को देवी दयाल दुबे कहते हैं। महाशय का शुभ नाम? दीप कमल। दीप कमल, यह कमल भी कमाल है। नील कमल, चंद कमल, राज कमल और दीप कमल। दुबे की बकबक को नज़रअंदाज करते हुए कमल ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप तशरीफ़ रखिए, मैं जरा तैयारी कर लूँ, मुझे स्कूल जाना है। हाँ हाँ, शौक से। दुबे आराम से कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने पूछा, स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी नहीं, पढ़ाता हूँ। यानी कि मास्टर हैं? जी हाँ, टीचर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। टीचर लोग भी खूब होते हैं। कमल ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और सूटकेस खोलकर कपड़े निकालने लगा। फिर उसने शेविंग का सामान और तेल की शीशी निकाली। माफ़ कीजिए, मैं कल तेल लाना भूल गया। आप बुरा न माने तो थोड़ा सा तेल ले लूँ? शीशे देखते ही दुबे बोल पड़ा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कमल ने कहा, ले लीजिए, ले लीजिए। मेरी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानता। आप तो खैर शरीफ आदमी हैं। कहते हुए दुबे ने शीशी उठा ली और ज़रूरत से ज़्यादा तेल अपनी हथेली पर उड़ेलकर सिर पर चुपड़ने लगा। फिर अचानक शीशी को पर लिखा तेल का नाम पढ़कर वह फड़क उठा और बोला, आहा, क्या नाम है, जुल्फे बंगाल। आप तेल काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। क्या सुगंध है। किसी शायर ने खूब कहा, किसने भीगे हुए बालों से यह झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। शेर पढ़ने के बाद दुबे ने अपनी तारीफ सुनने के लिए कमल की ओर देखा, लेकिन उसने कमल को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर पाया। अमां, दाद तो दे दी होती, वह बोला। फुर्सत में देंगे, इजाज़त हो तो नहा लूँ? कहते कहते कमल ने कपड़े उठा लिए। हाँ हाँ, शौक से नहाओ, मैं फिर आ जाऊँगा, दुबे ने इत्मीनान से कहा और बगल में अखबार दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। कमल ने झट आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पलटकर तेल की शीशी को देखा, जो लगभग आधी खाली हो चुकी थी। अध्याय 5। रात के अंधेरे में रजनी एक ग्राहक को निपटाकर वापस आ रही थी कि अचानक जोरदार गरज और चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। थोड़ी ही दूर पर उसने एक बंगले में रोशनी दिखाई दी। वह आश्रय के लिए उस तरफ भागी, लेकिन बंगले के पास पहुंचते पहुंचते वह भीग कर सरोबोर हो गई। बंगले के साए बान में पहुंचकर उसने अपने चेहरे का पानी पोंछा और बदन से चिपकी हुई साड़ी को देखने लगी। क्षण भर बाद उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कहीं कोई दिखाई न दिया। उसकी नज़र खिड़की से आती हुई रोशनी पर टिक गई। खिड़की खुली थी और तेज हवा से लहराता हुआ पर्दा बार बार उस रोशनी को काटकर उसके चेहरे पर साया कर देता था। वह खिड़की के करीब जाकर भीतर झांकने लगी। हॉल में मेज के पास बैठा अशोक टेबल लैंप जलाए कुछ पढ़ रहा था। रजनी को यह सुंदर और भोला भाला नौजवान बहुत पसंद आया। वह उसे गौर से देखने लगी। अशोक शायद किसी गंभीर विषय का अध्ययन कर रहा था। फिर पढ़ते पढ़ते जैसे ही उसने सिर उठाया, रजनी जल्दी से आड़ में हो गई। अशोक फिर पढ़ने में व्यस्त हो गया तो रजनी उसे फिर देखने लगी। वह नजरें जमाए अशोक को देखने में इस तरह लीन थी कि उसे अपने भीगने का भी एहसास न रहा। तभी अचानक उसे छींक आ गई और वह जल्दी से एक बार फिर आड़ में हो गई। लेकिन अशोक छींक की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा और खिड़की की तरफ देखते हुए बोल उठा, कौन है? उसी पल रजनी को दूसरी छींक आ गई। अशोक को परेशान सा हो उठा और खिड़की के पास आकर ठहर गया। उस तूफानी रात में बाहर एक नवयुवती को दीवार से चिपकी देखकर उससे पूछा, कौन हो तुम? एक लड़की, रजनी ने धीरे से कहा। वह तो मैं देख रहा हूं। कोई नाम नहीं है तुम्हारा? है, रजनी जल्दी से बोल उठी। रजनी? कौन रजनी? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, बारिश में भीग गई हूं, रजनी ने हिम्मत करके कहा। जरा दरवाज़ा खोल दो। भीगी और सर्दी से कांपती हुई लड़की को देखकर अशोक के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही रजनी झपटकर अंदर दाखिल हुई और खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ,
क्या जोरदार बारिश हो रही है। अब जाकर कहीं जान में जान आएगी। रजनी बोल उठी। अशोक उसकी उस बेतकल्लुफी पर हैरान रह गया। यहाँ और कोई नहीं है क्या? अशोक के कुछ पूछने से पहले ही रजनी ने पूछा। नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, इतने बड़े घर के तुम अकेले मालिक हो? नहीं, यह घर तो मेरे जीजाजी का है। वह दीदी के साथ फॉरेन टूर पर गए हुए हैं। यह तो और भी अच्छी बात है, वह मुस्कुराकर बोली। क्या कहा? अशोक तनिक घबराकर बोला। घबराओ नहीं, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। रजनी ने उसकी घबराहट महसूस करते हुए गंभीर स्वर में कहा। बारिश को भी अभी आना था। तभी अचानक उसकी नज़र मेज पर रखी हुई अशोक और जयंत की तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर को गौर से देखा और अशोक के चेहरे पर नजरें घुमाते हुए पूछ बैठी, तुम्हारा नाम अशोक है ना? हाँ, अशोक हिचकिचाते हुए बोला। तुम नेशनल कॉलेज में पढ़ते हो ना? हाँ। बीए में? हाँ। लेकिन यह सब तुम्हें कैसे मालूम? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे दोस्त से, रजनी ने जयंत की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। ओह, अशोक ने इत्मीनान की सांस ली। उसी समय बादल की तेज गरज के साथ बारिश की झड़ी लग गई। जान पड़ता है आज बारिश रुकेगी नहीं, रजनी ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। सारी कसर आज ही पूरी कर लेगी। फिर वह पीछे की तरफ मुड़ी और एक छोटे से दरवाजे को देखकर पूछ बैठी, यह बाथरूम है ना? हाँ, मैं जरा कपड़े निचोड़ लूँ। लेकिन अशोक का जवाब सुनने से पहले ही वह बाथरूम में घुस गई। फिर उसने झट अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अशोक अपनी जगह खड़ा हक्का बक्का देखता रह गया। रजनी ने बाथरूम में अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें निचोड़ने लगी। फिर वहीं खूंटी पर कपड़े टांगने के बाद उसने अपने गदराए हुए बदन पर एक नज़र डाली। सांवले सुडौल और चिकने जिस्म से जवानी फूटी पड़ रही थी। भरी भरी बाहें, पतली कमर और यौवन से भरपूर वक्षस्थल, जिसे देखकर किसी का भी ईमान डामाडोल हो जाए। उसने वॉश बेसिन पर रखा हुआ खुशबूदार साबुन देखा और ऊपर लगे हुए शावर पर उसकी नज़र पड़ी तो अचानक उसके दिल में नहाने की इच्छा पैदा हो गई। तुम्हारा शावर बहुत अच्छा है, बुरा ना मानो तो नहा लूं? उसने बाथरूम का दरवाज़ा जरा सा खोला और चेहरा बाहर निकालकर अशोक से पूछा। फिर अशोक का उत्तर सुनने से पहले ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और शावर खोलकर नहाने लगी। अशोक की आंखें उसके अधरंगे कंधे और सीने का ऊपरी हिस्सा देखकर चकाचौंध हो गईं। उसकी बौखलाहट बढ़ गई और वह बेकरारी से अपनी उंगलियां मसलता हुआ बाथरूम के बाहर टहलने लगा। तभी अंदर से मधुर स्वर में गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। अशोक चौंक पड़ा और रजनी की सुरीली गुनगुनाहट में खो गया। उसका मन झूमने लगा और सारा बदन तरंगित हो उठा। अशोक की बेचैनी से बेखबर रजनी इत्मीनान से नहा रही थी। अचानक फिर उसने बाथरूम का आधा दरवाज़ा खोला और बाहर झांकते हुए कहा, ए। अशोक ने चौंककर उसकी ओर देखा और उसके नंगे बदन को घूरने लगा। रजनी ने उसकी बेचैनी महसूस की और आड़ में हाकर बोली, कोई साड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? साड़ी? हाँ, मैंने अपने कपड़े धो डाले हैं। मैं साड़ी नहीं पहनता, अशोक ने झुंझलाकर कहा। कुछ तो पहनते होगे, लुंगी, कुर्ता, शर्ट, पाजामा। कहते कहते रजनी मुस्कुरा उठी। हाँ, वह तो है, अशोक झल्लाकर बोला। फिर वही दे दो, मैं सर्दी से ठिठुर रही हूँ। क्या मुसीबत है? अशोक बड़बड़ाया और अलमारी से लुंगी कमीज निकालकर रजनी की तरफ बढ़ा दी। करीब पहुंचकर वह उसे घूरने लगा। अरे दो ना, क्या देख रहे हो? कहते हुए रजनी ने एक झटके से उसके हाथों से कपड़े छीन लिए और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अशोक कुर्सी पर जा बैठा और अपने आप को कोसने लगा कि फिजूल उसने एक अजनबी और बेझिझक लड़की को बारिश में पनाह दी। वह अभी इसी उलझन में था कि रजनी बाहर आ गई। अशोक ने उसकी तरफ देखा। लुंगी और कमीज में उसका अधभीगा बदन जैसे बिजली का काम कर गया और वह अपनी जगह बुद्ध बना उसे देखता ही रह गया। इस लिबास पे रजनी उसे इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। रजनी ने उसकी मानसिक दशा को भांपा और अपने गीले कपड़े बेतकल्लुफी से डाइनिंग टेबल पर सूखने के लिए फैलाने लगी। अशोक का जी चाहा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन उसकी शराफत और शर्म आड़े आ गई और वह चुपचाप बैठा उसे घूरता ही रह गया। रजनी ने पलटकर उसकी आंखों में वासना की भूख देखी तो शरारत से मुस्कुरा उठी। ए, क्या देख रहे हो इस तरह? देख नहीं, सोच रहा हूं। क्या? कि बरसात में आसमान से क्या मुसीबत ही बरसती है? मैं तुम्हें मुसीबत लगती हूं? नहीं तो कैसी लगती हूं? जैसी हो? नहीं,
इन कपड़ों में मैं गुंडा लगती हूँ, बिल्कुल गुंडा। कहते हुए वह खुद ही हंस पड़ी और फिर हंसी रोकते हुए जरा गंभीरता से बोली, लगता है लड़कियां तुम्हें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, वह अक्खड़पन से बोला। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह भोले भाले, आंखों में शराफत और बातों में सच्चाई। रजनी ने बड़े प्यार से कहा और फिर खिड़की के बाहर बारिश की तेज बौछार का अंदाज करने लगी। अशोक चुपचाप बैठा रजनी की ओर ताके जा रहा था। तुम रात भर जागोगे क्या? नहीं तो फिर सो जाओ। कैसे सो जाऊं? तुम तो जबरदस्ती सिर पर सवार हो गई हो। तो मैं इस बारिश में चली जाऊं? सर्दी लग ही चुकी है, जुकाम हो जाएगा और बुखार आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? अशोक चिल्लाकर बोला। कहो तो बारिश रुकने तक मैं किसी कोने में पड़ी रहूं? रजनी ने विनयपूर्वक कहा। उसके कहने का अंदाज अशोक को बुरा ना लगा। वह उसकी विनती को ठुकरा ना सका। क्षण भर वह उसकी बेबसी पर गौर करता रहा और फिर अंदर से एक तकिया और चटाई लाकर फर्श पर पटक दी। फिर इससे पहले कि रजनी उसकी इस मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा करती, अशोक ने जल्दी से बेडरूम में जाकर धड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। रजनी उसकी इस झुंझलाहट पर मुस्कुरा दी। फिर चटाई को फर्श पर बिछाकर और दोनों कोहनियों को तकिए पर टेककर पेट के बल लेट गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में ले रखा था और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अचानक उसे शरारत सूझी। उसने धीरे से उठकर अशोक के बेडरूम के दरवाजे की कड़ी बाहर से लगा दी और चटाई पर आकर उसी तरह पेट के बल लेट गई। फिर अपनी दोनों टांगें ऊपर उठाकर हिलाने लगी। छुन छुन छुन, उसकी पायलों की रसीली आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। अशोक यह आवाज़ सुनकर बेकरार हो गया और उसकी आंखों की नींद उड़ गई। रजनी पायल की धुन पर एक गीत भी गाने लगी। रिम झिम बदरबा बरसे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और अंदर अशोक के दिल में तूफान मचल रहा था। भावनाओं के इस ज्वार भाटे में उसके ऊंचे चरित्र और सद्व्यवहार की नाव डगमगाने लगी। मन के इस तूफान पर काबू पाने के प्रयत्न में वह पसीना पसीना हुआ जा रहा था, लेकिन तूफान का वेग हर क्षण बढ़ता ही जा रहा था। अंत में वह भावनाओं की लहरों में बह गया। वह तड़प कर बिस्तर से उठा और लपक कर उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। इस स्थिति में वह सिट पिटाकर रह गया। रजनी उसी तरह गा रही थी, रिमझिम भदरवा बरसे। अशोक ने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाजे का हैंडल हिलता हुआ देखकर रजनी समझ गई कि वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेकरारी और तड़प का अंदाज लगाकर वह मन ही मन खुश हो उठी, लेकिन वह इस भोले भाले नौजवान को इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। खुशी और उमंग में वह काफ़ी देर तक गाती रही। अशोक कुछ देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर अपनी भावनाओं को काबू में कर बिस्तर पर जा लेटा और करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। सुबह दूर मंदिर में बजती घंटियों की आवाज़ ने अशोक को जगा दिया। वह हड़बड़ाकर उठा और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका ख्याल था कि दरवाज़ा अभी भी बाहर से बंद होगा, लेकिन उसने जैसे ही हैंडल घुमाया दरवाज़ा खुल गया। हॉल में आकर वह तेजी से चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा। उसकी निगाह घूम घूम कर उस जगह रुक गई जहां रजनी लेटी रही थी, किंतु अब वह जा चुकी थी और उसकी जगह लिपटी हुई चटाई और तकिया रखा हुआ था। अशोक काफ़ी देर तक चटाई और तकिए को हसरत भरी नज़रों से देखता रहा। अध्याय 6। रजनी स्कूल के लॉन पर बैठी जान से प्यारे अपने भाई दीपक को खाना खिला रही थी। अध्याय 6। रजनी स्कूल के लॉन पर बैठी जान से प्यारे अपने भाई दीपक को खाना खिला रही थी। कुछ लड़के लॉन पर भागदौड़ कर रहे थे और कुछ खाने पीने में व्यस्त थे। बस दीदी, दीपक ने खाते खाते कहा। अरे एक रोटी और खा ले, रजनी प्यार से बोली। नहीं दीदी, पेट भर गया, कहते हुए दीपक ने डकार ली। अच्छा ले, यह लड्डू तो खा ले, रजनी ने टिफिन से लड्डू निकालकर दीपक को देते हुए कहा। दीपक लड्डू लेकर खाने लगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह अपने बैग से स्कूल की रिपोर्ट निकालकर रजनी को देते हुए बोला, दीदी यह देखो, मेरी क्लास रिपोर्ट, मैं पास हो गया। शाबाश, रजनी ने रिपोर्ट देखते हुए कहा। मगर अंग्रेजी में तुमने अच्छे नंबर नहीं पाए। क्या करूं दीदी, इतनी मेहनत तो करता हूं। अगर अंग्रेजी में कमज़ोर रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? तभी मास्टर कमल उनके पास आकर खड़ा हो गया। ओ मास्टर जी, दीदी यह हमारे नए मास्टर जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दीपक ने उनका परिचय कराया। रजनी ने नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए और कमल से उनके नमस्ते का जवाब दिया तो वह बोल उठी, अच्छा
तो आप ही कृष्णा लॉज में रहने के लिए आए हैं? जी हाँ, दीपक ने मुझे बताया था कि आप कहीं आसपास ही रहते हैं। काफ़ी होनहार लड़का है, कमल ने दीपक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन मास्टर जी, यह अंग्रेजी में कमज़ोर है। कोई बात नहीं, मेहनत करेगा तो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। हो सके तो आप ही इसको पढ़ा दिया कीजिए। अलग से आपकी फ़ीस जो होगी मैं देने को तैयार हूँ। फीस की कोई बात नहीं, कमल ने मुस्कुराकर कहा। इसका जब जी चाहे मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाया करे। बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी ने उसे एहसानमंद नज़रों से देखते हुए कहा और टिफ़िन बॉक्स बंद करने लगी। उसके जाने से पहले एक बार फिर कमल को नमस्ते किया और फिर मुड़कर चल दी। कमल की निगाहें उस पर गड़कर रह गईं। उसकी लहराती हुई चाल, बलखाती हुई कमर, मटकते हुए कूले और सांचे में ढला हुआ सांवला बदन जैसे कमल को अपनी ओर खींचे जा रहा था। वह अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसका मन रजनी के साथ साथ चल रहा था। वह अपने आप को और आसपास के वातावरण को भुलाकर बस रजनी को देखे जा रहा था। मास्टर जी, मैं कल से पढ़ने आया करूं? दीपक की आवाज़ ने कमल को चौंका दिया। हाँ, वह तेजी से बोल उठा। तभी स्कूल में इंटरवल समाप्त होने की घंटी बज उठी। दीपक दूसरे बच्चों के साथ क्लासरूम की तरफ भाग गया, लेकिन कमल वहीं खड़ा जाने वाली को देखता रहा, जो फाटक के पार जा चुकी थी। कुछ ही देर में वह उसकी निगाहों से भी ओझल हो गई, किंतु उसकी कल्पना में वह अभी तक उसी तरह जादू जगा रही थी। अध्याय 7। दूसरे दिन हमेशा की तरह अशोक रसोईघर में अपने लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। जैसे ही उसने अंडा फेंटकर फ्राइंग पैन में डाला, बाहर दरवाजे की घंटी बज उठी। वह अंडे को चूल्हे पर ही छोड़कर तेजी से लपका और हॉल में पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने रजनी खड़ी थी। उसके हाथ में अशोक के कपड़े थे। कुछ पलों तक दोनों चुपचाप खड़े एक दूसरे को देखते रहे। तुम्हारे कपड़े। आखिर रजनी ने ही खामोशी तोड़ी और वह बेझिझक अंदर चली आई। फिर अशोक की लुंगी और कमीज मेज पर रखते हुए बोली, धो दिए हैं, इस्त्री भी करा दी है। उसी क्षण उसने किसी चीज के जलने की गंध महसूस की और नाक सिकोड़ते हुए कहा, कुछ जल रहा है शायद। अरे मेरा नाश्ता, अशोक ने चौंक कर कहा और फौरन रसोई घर की तरफ भागा। रजनी भी उसके पीछे पीछे गई। दोनों एक साथ ही रसोई घर में पहुंचे और देखा कि फ्राई पैन में अंडा बिल्कुल जल चुका है। रजनी ने जल्दी से चूल्हे की गैस कम कर दी और फ्राइंग पैन नीचे उतार लिया। यह काम तुम्हारा नहीं, औरतों का है। फिर वह उसे खुरच खुरच कर साफ करते हुए बोली, या तो शादी कर लो या फिर कोई नौकरानी रख लो। जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उसने आदेशात्मक ढंग से इस तरह कहा कि अशोक चुपचाप बाहर चला गया। रजनी ने चाय के लिए दूसरे चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया और अंडे तोड़कर जल्दी जल्दी फेंटने लगी। अशोक हॉल में आकर इधर उधर टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र इस्त्री किए हुए कपड़ों पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर उन कपड़ों को छुआ और धीरे धीरे उन पर उंगलियां फेराने लगा। रजनी के शरीर से लगकर उनमें एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी। उन पर हाथ फेरते हुए उसे यूं महसूस हो रहा था मानो रजनी के गदराए बदन पर हाथ फेर रहा हो। इस कल्पना से ही उसकी रगों में बिजलियां सी दौड़ने लगीं और कनपटियां सुर्ख हो गईं। उसे रजनी की बात याद आ गई। यह काम तुम्हारा नहीं, औरतों का है। या तो शादी कर लो या फिर कोई नौकरानी रख लो। नाश्ता तैयार है, अचानक रजनी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अशोक पलटकर उसी तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा। वह मेज पर ट्रे रखकर टोस्ट और आमलेट की प्लेटें बड़े सलीके से सजा रही थी। अशोक कुर्सी पर बैठ गया। तुम नाश्ता नहीं करोगी? रजनी को अपने सामने सिर्फ चाय का प्याला रखते हुए देखकर वह पूछ उठा। नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, रजनी ने गंभीरतापूर्वक कहा और शक्करदान में चम्मच शक्कर भरकर पूछा। शक्कर? एक, अशोक ने उंगली उठाकर कहा और नाश्ता करने लगा। मैं तो 2 लेती हूँ। रजनी ने अशोक के प्याले में 1 चम्मच शक्कर डाली और अपने प्याले में 2 चम्मच। फिर जैसे ही अशोक ने चाय का एक घूंट पिया, वह पूछ उठी, कैसी है? क्या? चाय और क्या? अच्छी है, तुम्हारी तरह। वह मुस्कुराया। रजनी भी इस तारीफ पर मुस्कुरा दी और एक घूंट भरते हुए बोली, हाँ सचमुच बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह। रजनी की बात सुनकर अशोक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने निगाहें उठाकर रजनी की ओर देखा। दोनों की आंखें चार हुईं तो रजनी बड़ी अदा से मुस्कुरा दी। अशोक ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं और रजनी के खूबसूरत हाथों को देखने लगा।
क्षणभर वह यूं ही देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसका हाथ रजनी के हाथ की ओर अपने आप सरकने लगा। फिर वह अचानक सहम गया। एक डर उसके दिल में समा गया। उसने रजनी की ओर देखा, लेकिन रजनी की मुस्कुराहट ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। उसका हाथ आगे बढ़ने लगा। रजनी उसकी भावनाओं और अंतर्द्वंद से मन ही मन प्रसन्न हो रही थी और उसकी झिझक का आनंद ले रही थी। अंत में अशोक ने हिम्मत करके धीरे से अपना हाथ रजनी के हाथ पर रख दिया, लेकिन तभी रजनी को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई और उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। अशोक ने समझा कि वह उसकी इस हरकत का बुरा मान गई है। वह लज्जित सा नीचे की ओर देखने लगा। तुम मुझे न छूते तो अच्छा था, रजनी ने उसकी लज्जा को अनुभव करते हुए दर्द भरे लहजे में कहा। हाँ, शायद मुझसे भूल हो गई, अशोक नजरें झुकाए हुए बोला। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अशोक ने एक बार रजनी की ओर देखा। मैं एक कॉल गर्ल हूं। रजनी की इस बात से अशोक के दिल को जबरदस्त झटका लगा। वह फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। अब तक मुझे जो भी मिला उसने मेरे जिस्म को ही खरीदा, मेरी आत्मा का सौदा किसी से ना किया। रजनी ने दुख भरी आवाज में कहना शुरू किया। मैं बिकती रही और उस आदमी को ढूंढती रही जो मेरी आत्मा में झांक कर देख सकता, मेरे दिल को टटोल सकता। दिल जो अभी तक नहीं बिका, जो अभी तक जीवित है और मुझे दिन रात तड़पाता रहता है। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में वह दीवार की ओर देखने लगी। दीवार पर एक विवाहित जोड़े की तस्वीर टंगी थी। वह उठकर तस्वीर के पास आई और अशोक से पूछा, किसकी तस्वीर है यह? मेरे दीदी और जीजाजी की। कितनी भाग्यवान हैं वे औरतें जिनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है, रजनी ने बड़ी हसरत भरी आवाज में कहा। तुमने अपना जीवन क्यों बर्बाद कर लिया? अशोक ने उससे हमदर्दी से पूछा। पेट भरने के लिए। तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? एक छोटा भाई है। माँ बाप थे कभी? बाबूजी मुझे बेहद प्यार करते थे, चाहते थे मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, लेकिन मौत ने उनकी आशा पूरी ना होने दी और वह मेरे बचपन में ही चल बसे। कहते कहते रजनी कुछ पल के लिए रुक गई और अशोक को देखने लगी। अशोक बुद्ध बना बैठा हुआ उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब था। बाबूजी की मौत के ठीक 6 महीने बाद मेरी माँ भी हैजे की चपेट में आ गई। रजनी ने अपनी जिंदगी की कहानी के टूटे तारों को फिर जोड़ा। मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर लेती। कमेटी वाले आए और माँ की लाश को उठा ले गए। तब मैं 12 या 13 साल की थी और मेरा भाई घुटनों चल रहा था। कहते कहते रजनी ने एक ठंडी सांस भरी, आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका और फिर जरा रुककर अपनी दर्द भरी दास्तान सुनानी शुरू की। अशोक को अनुभव होने लगा जैसे वह कोई दर्दनाक फिल्म पर्दे पर देख रहा हो। उसकी आंखों के सामने रजनी के बचपन का एक एक दृश्य उभरता चला गया। दूध पीपा दीपक कपड़े के बने हुए एक गंदे से पालने में लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा था। 12-13 साल की अनाथ रजनी फटे पुराने कपड़े पहने हुए घबराई हुई अंदर आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उस बच्चे की जिंदगी उसके हाथ में है और उसे उसकी जिंदगी की खातिर जीना पड़ेगा। तभी वह उसे गोद में उठाकर बाहर निकली और जिंदगी के सफर पर चल पड़ी। रजनी बच्चे को गोद में उठाए भूख से निढाल आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी। मैं 3 दिन से भूखी हूं बाबूजी, यह बच्चा भूखा है, इस पर दया करो बाबूजी, भगवान के लिए दया करो बाबूजी, यह भूख से तड़प कर मर जाएगा। बाबूजी, भगवान के नाम पर दया करो बाबूजी, दया करो बाबूजी। कहते हुए उसने आते जाते हर आदमी के सामने हाथ फैलाया, लेकिन सब नफरत से मुंह मोड़कर गुजर गए। किसी को भी उस पर और उसके भाई पर दया ना आई। भूख से बिलखती 2 मासूम आत्माओं पर किसी को तरस ना आया, क्योंकि उन सब के पेट भरे हुए थे। भूख की आग में इंसान किस तरह जलता है और 2 रोटियों के लिए कितनी मुसीबतें उठाता है, किसी को पता न था। यह सब जानबूझकर अनजान बन रहे थे, क्योंकि अपने हिस्से की रोटी में वे किसी और को हिस्सेदार न बनाना चाहते थे। अंत में भूख से बेहाल रजनी खाने की तलाश में इधर उधर भटकती हुई एक मकान के दरवाजे पर पहुंची, जिसके सहन में एक औरत अपने 2 साल के बच्चे को प्यार से खाना खिला रही थी। मेरे अच्छे बेटे, जल्दी से खाना खा ले, तेरे डैडी तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट और टॉफियां लाएंगे। कहते कहते अचानक उसकी नज़र रजनी पर पड़ी, जो पास में ही गोद में बच्चा लिए खड़ी बड़ी हसरत भरी नज़रों से खाने को देख रहा था। माँ, मैं भी बहुत भूखी हूँ,
औरत से निगाहें मिलते ही वह कह उठी, इस बच्चे ने भी रात से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना दे दो, भगवान तुम्हें बहुत देगा। चल हट, भाग यहां से, औरत ने भिन्नाकर कहा। तुझे इसी वक्त आना था, बच्चे को 2 निवाले भी नहीं खाने दिए। फिर उसने हाथ का निवाला बच्चे के सिर पर से वार कर रजनी के आगे फेंक दिया और बच्चे के हाथ खाने की प्लेट हाथ में लिए अंदर घर के चली गई। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन पर पड़ा हुआ निवाला देखा तो आंखों से भूख बरसने लगी। उसका जी चाहा कि जमीन पर पड़ा हुआ निवाला उठाकर खा ले, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। लेकिन भूख ऐसी चीज है जो आत्मसम्मान, शराफत और सोचने समझने की ताकत को जलाकर राख कर देती है, इंसान को हैवान बना देती है। रजनी का आत्मसम्मान भी भूख से हार गया और उसने झुककर निवाला उठा लिया। रजनी इसी तरह दिन भर दर दर भीख मांगती और रात को अपने झोपड़े में नन्हे भाई को छाती से चिपका कर सो जाती। अब यही झोपड़ा उसके जीवन का सहारा था, जो आंधी पानी और तूफान में उसे पनाह दिए हुए था। वह रातों को उसकी सिसकियां सुनता था और खामोशी की जबान में उसे तसल्लियां देता था। कभी कभी तो उसके कानों में जैसे आवाज आने लगती, ना रो मेरी बच्ची, एक दिन तू बड़ी हो जाएगी, तेरा भाई बड़ा हो जाएगा, फिर तेरे दुख के दिन बीत जाएंगे, तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। कोई दूल्हा घोड़े पर सवार होकर आएगा और तुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। फिर तेरा भाई भी अपने लिए दुल्हन लाएगा और फिर यहाँ सिसकियों की जगह किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन बरसात की एक शाम जब रजनी बच्चे को कंधे से लगाए भीख मांगकर अपने झोपड़े में वापस आई, तब जिंदगी का आखिरी सहारा भी उससे सिन चुका था। बाढ़ के पानी में उसका झोंपड़ा बह गया था और उसकी जगह कमर तक पानी भरा हुआ था। उसने घर की बर्बादी का यह दर्दनाक चित्र देखा तो उसके दिल पर जबरदस्त चोट लगी। अपनी बेबसी पर वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। अब वह कहाँ जाए, किसके साए में रात गुजारे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह झोपड़ा नहीं उसका बाप था, जिसका साया दोबारा उसके सिर से उठ गया था। वह रोती और सिसकती रही, लेकिन जिंदगी के अंधेरों को उस पर तनिक भी दया न आई। फिर रजनी की जिंदगी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और बंद दुकानों के बरामदों में बरस होने लगी। इन जगहों पर वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी तरह कई बेसहारा और अनाथ बच्चे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी आत्मा मर चुकी थी, हसरतें गरीबी की खाई में दफन हो चुकी थीं। उनमें से कुछ भीख मांगते, कुछ दिन भर थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेते और कुछ दूसरों की जेबें काटकर अपना काम चलाते। रजनी ने उनकी दशा देखकर अपना दुख हल्का किया। वह भी अपनी जिंदगी को उन्हीं की तरह ढालने का इरादा कर बैठी। उन्हीं दिनों मोती को रजनी से हमदर्दी हो गई। वह भी उन्हीं आवारा लड़कों में से एक था। रजनी और उसके भाई को भूखा प्यासा देखकर वह उनकी मदद करने लगा। रात में एक दुकान के बरामदे में जहां वह सोया करता था, उसने रजनी और उसके भाई के सोने का इंतजाम कर दिया। न जाने कितनी रातों तक उसने उस बरामदे का सहारा लिया। मोती हमेशा उसके पास सोया करता। धीरे धीरे वह उसकी देखभाल करने वाला बन गया। रजनी उसकी हमदर्दी से प्रभावित थी। जब भी ठंड या बारिश होती, मोती उसके ठिठुरते बदन से चिपक जाता और वह रात भर उसके साथ लिपट कर सोया रहती। मुझे पता नहीं कि जिंदगी की इस भागदौड़ में मैंने खुद को कब और कहाँ गंवा दिया। बड़ी हुई तब मुझे मालूम हुआ कि मैं कुंवारी नहीं रही, रानी ने सिसकते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि मैंने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी है। मेरे बदन की चांदी खोटी हो चुकी है। अचानक अशोक की कल्पना की डोर टूट गई। उसने रोती हुई रजनी की ओर देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति के भाव उमड़ आए। मोती बड़ा होकर औरतों की दलाली करने लगा। इस तरह उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए और एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया, लेकिन उसके मुंह को हराम का पैसा लग चुका था। उसने पहले वाला धंधा भी ना छोड़ा। उसने मुझे भी बेचना शुरू कर दिया और एक दिन फुटपाथ से उठाकर मारिया के घर पहुंचा दिया। मैं चाहती तो ऐसी जिंदगी बेचाने के बजाय मर जाती, लेकिन मैंने जब भी यह कदम उठाना चाहा, दीपक का मासूम चेहरा मेरे सामने आ गया। कहते कहते रजनी फफक कर रो पड़ी। अशोक उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर तड़प उठा और अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछने लगा। तभी जयंत हाथ में कुछ किताबें और कॉपियां लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही दोनों घबराकर एक दूसरे से अलग हो गए। माफ करना, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। जयंत ने शरारत भरी नजरों से मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा। फिर वह रजनी के पास आया और बोला, आखिर तूने मेरे भोले भाले दोस्त को अपनी जवानी के जाल में फांसी लिया।
मुझे गलत मत समझो जयंत। अशोक ने जल्दी से सफाई पेश की। सफाई क्यों पेश करता है प्यारे? जवानी में गलती सबसे होती है, बल्कि होनी ही चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे नोट्स और किताबें लौटाने आया था। कहते हुए जयंत किताबें और कॉपियां मेज पर रखकर जाने लगा तो अशोक झपेटकर उसके सामने आ गया और बोला, मेरी तरफ से दिल में शक लेकर ना जाओ। शक? कैसे जाना? मुझे यकीन है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जवानी की डगर पर बहुत जल्द कई कदम आगे बढ़ गए। अभी अनाड़ी हो, इसलिए डर रहे हो। घबराओ नहीं, यह डर भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। दरवाज़ा बंद करता जाऊं? फिर इससे पहले कि अशोक अपनी सफाई में कुछ और कहता, जयंत धड़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। अशोक को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा और वह उसके बोझ से जमीन में धंसा जा रहा हो। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रजनी को घूरता रहा और रजनी सहमी हुई नज़रों से उसे देखती रही। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे अंत में रजनी की आवाज़ ने ही तोड़ा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह पलटकर आंसू अपने पहुँचने लगी। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? अशोक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। रजनी ने सिसकते हुए कहा और उठकर तेजी से बाहर निकल गई। अशोक का जी चाहा कि हिम्मत करके और आगे बढ़कर उसे रोक ले, लेकिन समाज के डर ने उसके पांव न उठने दिए। वह चुपचाप खड़ा बेबस नजरों से उसे जाते हुए देखता रहा। अध्याय 8। आज जयंत की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसके जिगरी दोस्त ने मर्दानगी का सबूत दे दिया था, इसलिए उसने कॉलेज में पहुंचते ही सारे दोस्तों को मैदान में इकट्ठा करके यह खुशखबरी सुना दी। दोस्तों, एक खुशखबरी सुनो। अपने विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। कौन विश्वामित्र? एक लड़के ने आश्चर्य से पूछा। एक ही तो विश्वामित्र है अपने कॉलेज में। जयंत ने उनके पास खास पर बैठते हुए कहा। वही अपना पुराना अशोक। उसने दोस्तों की उत्सुकता शांत कर दी। यानी अपना ग्रेट अशोक, मारल और प्रिंसिपल का मालिक। दूसरे लड़के ने व्यंग किया। तभी किताबें लिए हुए अशोक वहां पहुंचा और उसके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। क्या किया है उसने? तीसरे लड़के ने जयंत से प्रश्न किया। आज मैं सुबह ही सुबह उसके बंगले पर गया तो वहां एक मेनका नजर आई। मेनका? अरे रजनी, वही कॉल गर्ल। लड़की क्या है, सेक्स का एटम बम है। अच्छे अच्छों का ईमान डामाडोल कर देती है। अशोक के मारल को भी आग लगा दी उसने। जयंत जोश में कहता गया। शट अप, क्या बकवास कर रहा है? तभी उनके पीछे एक गरजदार आवाज सुनाई दी। उन सब ने पलटकर देखा और अशोक को देखकर सब उठकर खड़े हो गए। वे उसके गुस्से में देखकर गंभीर हो गए, लेकिन जयंत ने उसकी तरह मुस्कुराकर कहा, बकवास नहीं कर रहा हूं प्यारे, तुम्हारी मर्दानगी का किस्सा सुना रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सबको बेहद खुशी हुई। दूसरे ने आग पर तेल छिड़का। दाद देता हूं यार, क्या बाउंड्री मारी है। तीसरे ने भड़कती हुई आग को हवा दी। उसी सांस में बोला, इस साल टीम का कप्तान तुमको ही बनाएंगे। अच्छा सजेशन है। तब तो मैं विकेट कीपर बन जाऊंगा ताकि यह जल्दी आउट ना होने पाए। जयंत ने हंसते हुए कहा तो अशोक फिर चीख पड़ा, आई से शट अप। इसी के साथ लड़कों ने अशोक को घेर लिया और उसके गुस्से का ख्याल ना करते हुए हिप हिप हुर्रे के नारे लगाने लगे। अशोक गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन अपने आप को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अपने जिगरी दोस्त जयंत को भी उस हुजूम का साथ देते देखकर वह खुद पर नियंत्रण ना रख सका और उसने धड़ से एक मुक्का जयंत के मुंह पर मार दिया। जयंत इस अचानक हमले से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे लड़के घबराहट के मारे पीछे हट गए। अशोक का मुक्का जयंत के मुंह पर इतना भरपूर पड़ा था कि मुंह से खून बहने लगा। वह गुस्से में हाथ उठाना ही चाहता था कि अचानक दोस्ती का ख्याल करके रुक गया। उसे अशोक की हालत पर रहम आ गया और वह मुस्कुराकर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाथ दे। अशोक उसी तरह गुस्से से देखता रहा तो वह फिर बोला, अबे हाथ दे, मैं दोस्त की बात का बुरा नहीं मानता। अशोक पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने चुपचाप अपना हाथ जयंत की ओर बढ़ा दिया। जयंत उसका हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। औरतें भी क्या चीज होती हैं, एक ही मुलाकात में मर्द की काया पलट कर देती हैं। वह अशोक की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, कल तक यह तेवर कहाँ थे प्यारे, क्या झन्नाटेदार मुक्का मारा है, मजा आ गया। मगर याद रखना बेटे, अब कभी मुझ पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, समझे। जयंत दूसरे लड़कों के साथ आगे बढ़ गया
तो अशोक बुद्ध बना उसकी तरफ देखता रह गया। वह जयंत पर हाथ उठाकर सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अध्याय 9। दूसरे ही दिन से दीपक ने मास्टर कमल से अंग्रेजी में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। कमल उसे बड़े शौक से पढ़ाने लगा। उसकी कमजोरी दूर करने के लिए उसने दीपक को शुरू से पढ़ाया और उसकी पिछली कभी पूरी करने लगा। उसने यह ट्यूशन धन कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि रजनी के रूप पर मोहित होकर कर लिया था। वह उसकी ओर आकर्षित हो गया था और चाहता था कि इसी बहाने रजनी के साथ उसकी घनिष्ठता हो जाए। रजनी ने ट्यूशन की फीस देनी चाही तो उसने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी किसी तरह भी ना मानी और जबरदस्ती उसे फीस के रुपए पेशगी थाम कर चली गई। एक सुबह जब दीपक कमल के यहाँ पढ़ रहा था तो वह खुद शीशे के सामने खड़ा दाढ़ी बना रहा था। दीपक जब कभी सबक पढ़ने में गलती करता तो कमल वहीं से टोक कर गलती ठीक कर देता। तभी अचानक कमल की नज़र शीशे में दीपक के अक्स पर पड़ी। वह सबक पढ़ते हुए मेज पर रखी कमल की घड़ी से भी खेल रहा था। वह बार बार उसकी बैटरी का बटन दबाकर देख रहा था और इस खेल का आनंद ले रहा था। यह क्या कर रहे हो? कहते हुए कमल उसके पास आया और उसके हाथ से घड़ी लेकर दूसरी मेज पर रखते हुए समझाया, यह बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, बहुत कीमती घड़ी है। अब जाओ, स्कूल का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी। दीपक ने झेंप कर किताबें उठाईं और मास्टर जी को नमस्ते कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कमल जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगा। तभी एक मधुर और रसीली आवाज़ ने उसके कानों में जैसे रस घोल दिया। रजनी की आवाज़ को पहचानते उसे देर न लगी। वह कपड़ों को वहीं छोड़कर सीधा खिड़की के पास पहुंचा और अधखुली खिड़की से झांककर मारिया के झोंपड़े की ओर देखने लगा। रजनी आंगन में रस्सी पर धुले हुए कपड़े फैला रही थी। उसके ओठों पर एक सुंदर गीत की मधुर तान थी। आज वह ना जाने क्यों इतनी खुश थी कि उसके शरीर पर रोम रोम गुनगुनाता हुआ सा लग रहा था। खुले बाल, चेहरे पर ताजगी और बदन से चिपकी साड़ी में उभरी जवानी से जब कमल की नज़र टकराई तो उसके बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। एक अजीब सा नशा उसके मन मस्तिष्क पर छा गया और वह बेसुध सा रजनी के रूप को निहारने लगा। रजनी के रूप से बंधे कमल को इस बात का भी पता न चला कि देवी दयाल दुबे कब कमरे में आ गया। आज वह भी रोज की तरह हाथों में अखबार लिए हुए था। कमल को खिड़की से बाहर झांकते देखकर उसने अपने पैरों की आहट को दबा लिया और चुपचाप चलता हुआ कमल के पीछे पहुंच गया। वह भी कमल की बगल से झांक कर रजनी को देखने लगा। रजनी की सुंदरता में डूबे कमल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और इससे पहले कि कमल को उसकी उपस्थिति का पता लगता वह बोल पड़ा, आज की ताज़ा खबर। कमल एक जंगली बांस की तरह लहराकर मुड़ा और अपने बिल्कुल करीब खड़े दुबे को देखकर झेंप गया। वह उससे नजरें ना मिला पा रहा था। उसने कांपते हाथों से खिड़की बंद कर दी और दुबे की तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बिल्कुल बकवास है, देवी दयाल दुबे ने जोर से कहा और हाथों में थमा अखबार लपेटकर बगल में दबा लिया। क्या? कमल ने चौंक कर पूछा। आज की ताज़ा खबर, जो इस सुंदर दृश्य के सामने फीकी पड़ गई। कौन सा दृश्य? कमल ने घबराकर पूछा। अजी यही रजनी की सुंदरता का, क्या बला की जवानी है। सवेरे ही सवेरे दर्शन हो जाएं तो दिन भर नशा सा रहता है। क्या बक रहे हो? कमल ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। ओहो, आप ज़्यादा परेशान ना हो, चीज बिकाऊ है। जब चीज आए रिक्शे वाले मोती से कह दीजिएगा, जहां आप चाहोगे वहीं पहुंचा देगा। बकवास मत कीजिए, कमल ने झल्लाकर कहा। अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो तुम्हारा मर्ज देखकर नुस्खा बता रहा था। नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना सही, मगर प्यारे, वह जो किसी शायर ने कहा है, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौकीफ है, गुनाह नहीं। कुछ समझे? जी नहीं, कमल ने गुस्से से कहा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जाता हूँ जाता हूँ, देवी दयाल दुबे ने जल्दी से कहा और मेज पर रखे हुए ब्लेडों के पैकेट को देखकर उसका जी ललचा गया तो वह अचानक रुक गया और बोला, आज्ञा हो तो एक ब्लेड लेता जाऊं। लेकिन कमल के जवाब देने से पहले ही उसने पैकेट में से एक ब्लेड निकाल लिया और धन्यवाद कहते हुए बाहर निकल गया। दुबे के जाते ही कमल उसकी बेतकल्लुफी पर झुंझलाया और बड़बड़ाते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। रस्सी पर कपड़े फैलाकर रजनी अब अपने झोपड़े में आई तब दीपक स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका था। मास्टर जी के ट्यूशन से कोई फ़ायदा हुआ? उसे जेब खर्च के लिए अठन्नी देते हुए रजनी ने पूछा। काफ़ी कमी पूरी हो गई है, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है दीदी, दीपक बड़े जोश में बोला।
यह तो इम्तिहान का नतीजा आने पर ही पता चलेगा, देख लेना। कहते हुए दीपक ने लपककर दीदी को अपने गाल पर पप्पी दी और बस्ता उठाकर बाहर चला गया। रजनी झोंपड़े के दरवाजे तक आई और उसे देखने लगी। दीपक को जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता हुआ देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ओह रजनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मारिया की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। खुशी के आंसू हैं आंटी। अब तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब दीपक बड़ा होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और मैं गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर कहीं और चली जाऊँ। दीपक तो डॉक्टर बन जाएगा रजनी, लेकिन तुम? मारिया कुछ कहते कहते रुक गई। तुम क्या? रजनी ने चमककर पूछा। कुछ नहीं। नहीं आंटी, जब दिल में बात आ ही गई है तो कह डालो। तुम्हारा इस दलदल से निकलना मुश्किल है। क्यों? अरे औरत जात का जिंदगी ऐसा है, शीशे के माफक, टूट गया तो टूट गया। कहते हुए मारिया ने अपने मैले कपड़े उठाए और पिछवाड़े लगे नल की ओर चली गई। रजनी उसी जगह चुपचाप खड़ी मारिया के शब्दों को दिमाग में तौलती रही। वह खुद भी जानती थी कि वह एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं। फिर भी सच्चाई का सामना करते हुए वह डरती थी। उसका शरीर हर रात बिकता था और आत्मा दिन भर तड़पती थी। वह अपनी सिसकियों को सीने में दबाए दिल में एक ही हसरत लिए जी रही थी। जिस दिन दीपक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा उसी दिन वह उसकी जिंदगी से ओझल हो जाएगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी पाप से भरी जिंदगी के भयानक साए उसके भाई को अपनी लपेट में ले लें। तभी उसकी आंखों के सामने अशोक का चेहरा घूम गया। वह कुछ दिनों से मन ही मन अशोक को प्यार करने लगी थी, किंतु उसे अपने पाप से सने शरीर का शिकार नहीं बनाना चाहती थी। वह कुछ देर उसके पास बैठकर अपनी आत्मा को शांति जरूर देना चाहती थी। समाज और दुनिया के डर से अशोक उसके पास जाते हुए झिझकता तो इस हिचकिटाहट से रजनी को एक अजीब सा आनंद मिलता। वह जानती थी कि अशोक उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी पता नहीं क्यों वह उसकी ओर खिंचती चली जा रही थी। अपनी पाप भरी जिंदगी में कभी किसी ख्याल से उसे शांति मिलती थी तो वह था बस अशोक का ख्याल, जो पल भर के लिए उसकी जिंदगी को महका जाता था। अध्याय 10। अशोक महाराष्ट्र के एक गांव मीनापुर के जमींदार बसंत राय का बेटा था और बंबई में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आया हुआ था। बसंत राव को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वह शहर में रहकर कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे उसके खानदान की बदनामी हो। अशोक भी हमेशा इस बात का ख्याल रखता था। बसंत राव ने अपने पड़ोसी रिटायर्ड स्टेशन मास्टर कुलकर्णी की बेटी सीमा से अशोक के रिश्ते की बात भी कर रखी थी और वह उसकी पढ़ाई पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर का वक्त था। बसंत राव अपने घर के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था और उसके घर से मिले हुए अपने घर के बगीचे में शीशों सीमा फूलों की क्यारियों में पानी दे रही थी। तभी डाकिया डाक का थैला कंधे पर लटकाए बसंत राव के घर आया और चिट्ठी देते हुए बोला, चौधरी साहब, आपकी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? लाओ लाओ लाओ, अशोक की होगी। कहते हुए बसंत राव ने उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। अशोक का नाम सुनते ही सीमा चौंक पड़ी और उसके हाथ से पानी का पाइप छूट गया। वह शर्माकर जल्दी से अंदर भाग गई। बसंत राव ने उसे जाते हुए देखा तो एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर आई। फिर डाकिये के जाते ही उसने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को पुकारा, अरे अशोक की माँ, सुनती हो? अशोक की माँ शांति रसोई घर में आटा गूंथ रही थी। वहीं से वह झल्लाकर बोली, क्या हुआ? अशोक की चिट्ठी आई है। मेरा चश्मा कहाँ है? तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मेरा चश्मा कहाँ है? खुद ही इधर उधर रखकर भूल जाते हो और फिर पूछते रहते हो। शांति रसोई घर से निकलकर उसकी ओर आते हुए बोली, क्या लिखा है मेरे बेटे ने? अब पढ़े बिना कैसे बता दूं? जाओ जल्दी से चश्मा ढूंढ लाओ। तभी सीमा डाली में कुछ फल लिए हुए घर में दाखिल हुई। पति पत्नी की नोकझोंक सुनकर वह बरामदे में ही रुक गई और अपनी हंसी दबाते हुए पूछ बैठी, क्या हुआ चाचा जी? अशोक की चिट्ठी आई है बेटी और मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। ले जरा तू ही पढ़कर सुना दे। सीमा ने फलों की डाली शांति को देते हुए कहा, मौसी के घर से आए हैं, वह यात्रा पर गई थीं। इससे पहले कि शांति उससे यात्रा का हाल पूछती, वसंत राव ने शीशा सीमा के हाथ में अशोक का पत्र थमा दिया। सीमा पहले तो हिचकिचाई, फिर पत्र पढ़ने लगी। पूज्य पिताजी, सादर नमस्ते। आपका पत्र मिला, जवाब शीघ्र न दे सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मेरी शादी के लिए अभी से परेशान ना हो। पहले बीए कर लूँ, फिर देखा जाएगा। रही लड़की की बात,
सीमा को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। सीमा पढ़ते पढ़ते रुक गई तो बसंतराव ने कहा, हाँ हाँ पढ़ बेटी। सीमा ने शर्माते हुए फिर पत्र पढ़ना शुरू किया। सीमा को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, अगर सीमा आपको पसंद है तो मैं भी। वह एक बार फिर पढ़ते पढ़ते रुक गई और उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। फिर वह चिट्ठी फेंककर अपने घर की ओर भाग गई। समझ गया समझ गया, बसंतराव जोर से हंसते हुए बोला। क्या समझ गए? शांति ने पूछा। यही कि अशोक को सीमा पसंद है। मगर तुम भी तो कमाल करते हो, यह जानते हुए कि अशोक ने शादी ब्याह की बात लिखी होगी, पढ़ने के लिए चिट्ठी सीमा को थमा दी। मैं लड़की का मन टटोल रहा था कि उसे भी अशोक पसंद है या नहीं। मालूम हो गया कि पसंद है, वरना इस तरह शर्माकर न भाग जाती। लेकिन अपना अशोक तो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। इसकी चिंता तुम मत करो। जब मेरा रिश्ता आया था तो मैंने भी ऐसा ही कहा था। अगर सीमा उसे पसंद है तो शादी के लिए मैं उसे जल्दी ही मना लूँगा। सच? शांति खुश होकर बोली और उसने फलों की डाली में से एक सेब निकालकर पति के मुंह में ठूंस दिया। बसंतराव ने दांत से सेब काटा और वही सेब अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया। पहले तो शांति ने ना नुकुर की, फिर सेब खाते खाते उसने बसंतराव की उंगली भी काट ली। बसंतराव ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बुढ़ापे में पत्नी की यह शरारत देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। शांति भी हंसती हुई भीतर भाग गई। अध्याय 11। रात के अंधेरे में एक टैक्सी अशोक के बंगले के सामने आकर रुकी। अशोक कुछ चीज़ों के पैकेट लिए हुए टैक्सी से बाहर आया। उसने पतलून की जेब से पर्स निकालकर टैक्सी का भाड़ा चुकाया और पर्स वापस जेब में रखते हुए सामान के साथ तेजी से बंगले के अंदर चला गया। अंधेरे में ही रजनी भी दबे पांव बंगले की ओर बढ़ी तो उसके पैरों से कोई चीज टकराई। उसने झुककर उसे उठाया तो वह अशोक का पर्स था, जो उसकी जेब में जाने के बजाय फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा था। वह पर्स देखकर मुस्कुरा दी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें नोटों के साथ अशोक की तस्वीर भी थी। उसने कांपती उंगलियों से उस तस्वीर को छुआ और फिर न जाने क्या सोचकर वह तस्वीर अपने ब्लाउज में छिपा ली। फिर पर्स हाथ में लेकर बंगले के अंदर झांकने लगी। अशोक ने हॉल में पहुंचकर सामान के पैकेट मेज पर रखे और हाथ से घड़ी खोलकर जेब से पर्स निकालना चाहा तो वह चौंक पड़ा। वह चाहता था कि घड़ी और पर्स को अलमारी में रख दे, लेकिन पर्स जेब में न था। उसने इधर उधर पर्स की दूसरी जेबों को भी टटोला, किंतु पर्स वहां होता तो मिलता। आखिर पर्स गया तो कहाँ? कहीं गिर तो नहीं गया? टैक्सी का भाड़ा चुकाने के बाद उसने पर्स को जेब में ही तो रखा था, फिर कहाँ गया? सोचते सोचते वह टॉर्च उठाकर पर्स की तलाश में बाहर निकल पड़ा। रजनी उसकी इस घबराहट की अनुभव कर रही थी और अपनी जगह खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अशोक को बाहर आते देखा तो वह एक अंधेरे कोने में छिप गई। अशोक जलती हुई टॉर्च लेकर उस जगह तक आ गया जहां उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया था। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी, किंतु पर्स कहीं ना था। उसके अलावा वहां अभी तक कोई आया भी ना था। फिर पर्स किसने उठा लिया? रजनी उसके लौटने से पहले ही हॉल में घुस गई। अशोक का पर्स उसने बेडरूम में बिछे बिस्तर पर फेंक दिया और खुद एक तरफ छिपकर खड़ी हो गई। अपने पर्स के बारे में सोचता हुआ निराश सा अशोक अपने बेडरूम में आया और कपड़े बदलने लगा। तभी उसकी नज़र पलंग पर पड़े पर्स पर पड़ी तो वह चौंक उठा और लपककर उसने पर्स उठा लिया। फिर उसे जल्दी से खोलकर उसमें रखे रुपयों को गिनने लगा। रुपए तो पूरे हैं, लेकिन तस्वीर कहाँ गई? वह मन ही मन बड़बड़ाया। मेरे पास है वह तस्वीर जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अचानक अंधेरे में से एक आवाज़ उभरी तो अशोक चौंककर दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां से रजनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी। तुम? लेकिन तुम्हारे पास तस्वीर कैसे पहुंची? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। चोरी से, कहते हुए रजनी ने अपने ब्लाउज में से वह तस्वीर निकालकर अशोक को दिखाई। लेकिन पर्स तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? जमीन पर पड़ा था, मैंने उठा लिया। रजनी बोली। तस्वीर देखी तो चुरा ली। क्यों? अशोक ने रजनी के पास आते हुए कहा। बस अच्छी लगी, रजनी ने मुस्कुराकर कहा और दोबारा तस्वीर ब्लाउज में छिपा ली। लाओ मेरी तस्वीर, कहते हुए अशोक ने तस्वीर छीनने का असफल प्रयत्न किया। हूँ, वह पीछे हटते हुए बोली। तस्वीर नहीं मिलेगी, यह तो मेरे पास रहेगी। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, यही समझ लो, इससे मैं अपना दिल बहलाऊंगी। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? आना तो न चाहती थी, पर दिल न माना और चली आई। दिल है तुम्हारे पास? अगर ना होता तो चोरों की तरह यूं तुम्हारा पीछा क्यों करती?
आखिर तुम चाहती क्या हो? अशोक चिढ़कर बोला। तुम्हारा प्यार। क्या? वह भौचक्का सा रह गया। हाँ अशोक बाबू, जिंदगी की तपती दोपहर में थोड़ा सा ठंडा पानी पीने का अधिकार क्या मुझे नहीं है? रजनी, अशोक ने बिफरी आवाज में कहा और रजनी की आंखों में झांकने लगा जो भीग चुकी थीं। उसकी पीड़ा पलकों पर उभर आई थी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अशोक के स्वर में सहानुभूति का समावेश था। मैं जानती हूं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हूं। सच कहती हूं, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया है। जी चाहता है तुम्हारे आसपास ही रहूं। तुम्हारे पास रहने से मेरे मन को शांति मिलती है। लेकिन जानती हो, इससे मेरी कितनी बदनामी होगी? जयंत ने मुझे पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया है। रजनी ने अशोक की आंखों में झांक कर देखा, उसकी लाचारी को समझा, फिर चुपचाप पलटकर चल दी। तुम जा रही हो? अशोक ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। रजनी ने अशोक की तरफ देखे बिना ही कहा और जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। ठहरो, अशोक फौरन बोल उठा। तुम चाहो तो? रजनी ने पलटकर अशोक की ओर देखा। हाँ, तुम चाहो तो यहां रह सकती हो। अशोक ने अपना पूरा वाक्य किया। यह सुनते ही रजनी खिल उठी। अशोक के ये शब्द उसके कानों में जैसे अमृत बनकर टपके और उसकी पलकों पर ठहरे दर्द भरे आंसू मुस्कुराहट के साथ गालों पर फिसल आए। वह चुपचाप खड़ी न जाने कितनी देर तक अशोक को देखती रही, जो खुद एक मूर्ति की तरह खामोश खड़ा उसकी आंखों में झांककर दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा था। इस लंबी खामोशी को आखिर रजनी ने ही तो तोड़ा। वह अशोक की आंखों में आंखें डाले आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर बोली, क्या आज भी चटाई मिल सकती है? रजनी की शोक आवाज ने अशोक को बेखुदी को तोड़ दिया। वह खामोशी से पलटकर अंदर गया और एक तकिया उठा लाया। उसने वह तकिया हॉल में रखे एक सोफे पर रख दिया और कहा, तुम यहां सो सकती हो। फिर वह अंदर जाकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगा तो रजनी ने इशारे से रोक दिया और कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं? खुद पर तो है, लेकिन तुम पर नहीं। कहते हुए अशोक ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी लगा दी। रजनी उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठी और अपने आंसू पोंछकर सोफे पर लेट गई। अशोक ने अपने कपड़े बदले और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद ना आई और उसके दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। रजनी का यह सवाल कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, बार बार उसके मस्तिष्क के तारों को झिंझोड़कर व्याकुल करने लगा। उसके शरीर के रोम रोम पे एक आग सी भर आई थी और वह करवटें बदल बदल कर अपनी व्याकुलता पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन व्याकुलता थी कि बस बढ़ती ही जा रही थी। उसने सिर के नीचे से तकिया निकाल लिया और उस पर पेट के बल लेट गया। फिर टेबल लैंप की धीमी रोशनी में एक मैगजीन पढ़ने लगा। अचानक उसके कानों को पायलों की हल्की हल्की झंकार सुनाई दी। वह चौंक पड़ा और मैगजीन उसके हाथों से फिसल कर नीचे गिर पड़ी। वह कान लगाकर पायलों की मनमोहक झंकार सुनने लगा, जो पहले दिन की तरह आज भी उसकी व्याकुलता बढ़ा रही थी। रजनी का उसमें दिलचस्पी लेना, रात को जबरदस्ती उसके घर ठहरना और उसकी भावनाओं को हवा देना, यह सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मोटी मोटी आंखें उसकी कल्पना में उभर आईं तो वह बेकाबू हो गया। वह बिस्तर से उतर आया और पैरों की आहट दबाए दरवाजे तक चला गया। फिर उसने धीरे से चटकनी गिराई और डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। रजनी सोफे पर तकिए का सहारा लिए औंधी पड़ी हुई थी। उसकी अतकुली टांगें आपस में टकरा रही थीं, जिसके कारण उसके पैरों में बंधी पायलों की आवाज़ वातावरण में मधुर गूंज पैदा कर रही थी। पायल की इस आवाज़ ने अशोक के मस्तिष्क में एक उन्माद सा भर दिया और वह धीरे धीरे कदम उठाता रजनी के निकट जा पहुंचा। अपने पास ही कदमों की दबी आहट सुनकर रजनी चौंक पड़ी। उसने पलट कर देखा और अशोक को अपने निकट पाकर वह उछलकर सोफे पर दोनों पैरों को सिकोड़ कर बैठ गई। उसने गौर से अशोक को देखा, फिर उसके ओठ थरथराए और वह कांपती आवाज में कह उठी, तुम अभी सोए नहीं? तुम भी तो जाग रही हो। मुझे तो नींद नहीं आ रही। मेरी आंखों में भी नींद उड़ गई है। क्यों? आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा, तब तो मजे की नींद आनी चाहिए। लेकिन इस ठंडे मौसम में भी दिल में एक शोला भड़क रहा हो तो क्या? रगों में आग सी लग जाती है, सांसें बिफरने लगती हैं, दिमाग काम नहीं करता और दिल बेकाबू होकर बुरी तरह धड़कने लगता है। देखो तो मेरा बदन किस तरह बुरी तरह जल रहा है। कहते हुए अशोक ने रजनी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तो इस आग को बुझा लो ना, रजनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रजनी,
कहते हुए अशोक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अशोक, रजनी घुटी घुटी आवाज में बोली और अशोक से लिपट गई। वातावरण में नशा सा छा गया और दोनों एक दूसरे में खो गए। यकायक कोई वजनी और सख्त चीज अशोक के सिर से टकराई और इस तकलीफ से उसकी आंख खुल गई। कमरे में धूप अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर तक अशोक की समझ में ही ना आया कि वह कहाँ है। फिर उसके होशोवास ठीक हुए तो उसे पता लगा कि वह दीवानगी की दशा में अपने तकिए से लिपटा उसे चूम रहा है। इसी जोश में उसने बेड स्विच के तार को खींच लिया और मेज पर रखा लैंप उसके सिर से आ टकराया। इस तरह चोट लगने से रंगीन सपने का नशा उतर चुका था और वह अनुभव कर रहा था जैसे उसका सारा शरीर बर्फ हो चुका है और उसमें हिलने डुलने की ताकत भी नहीं रही है। अंधेरे में भी उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं, जो त्यों का त्यों बंद था। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन सुबह का उजाला उभरने के लिए मचलने लगा था। पंछी चहकने लगे थे और पास ही के मंदिर में घंटे बज रहे थे। दूर किसी मस्जिद में अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद हो रही थी, लेकिन रजनी अपनी अभी तक सोफे पर बेखबर सो रही थी। अचानक किसी शोर से रजनी की आंख खुल गई। कोई बाहर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। वह आंखें मलती हुई उठी और उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। सामने अशोक का बाप बसंत राव हाथ में सूटकेस लिए खड़ा था। वह अपने कुंवारे बेटे के घर में एक जवान लड़की को देखकर हैरान रह गया और ताज्जुब से उसकी ओर देखने लगा। आप किससे मिलना चाहते हैं? रजनी ने झिझकते हुए पूछा। तुम कौन हो? बसंतराव ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैं कोई भी हूं, आप कौन हैं? इस घर का मालिक। बसंतराव ने रजनी को सामने से हटाया और हॉल में दाखिल होते हुए चीख कर कहा, अशोक, अशोक। बाप की आवाज़ सुनकर अशोक नींद से उछल पड़ा और लपक कर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाप का गुस्सा देखकर वह तुरंत कारण समझ गया। रजनी से नजरें ना मिलाते हुए उसने लपक कर बाप के हाथ से सूटकेस ले लिया और कहा, पिताजी आप? यह लड़की कौन है? बसंतराव ने रजनी की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछा। अशोक को जल्दी से कोई जवाब ना सूझा। बाप के गुस्से ने उसके दिल में एक अजीब सी दहशत भर दी। मैं पूछता हूँ, कौन है यह लड़की? बसंतराव ने फिर सख्ती से पूछा। पिताजी, यह लड़की, अशोक घबराहट में हकलाने लगा। यह क्या कर रहा है? यह तो मैं भी देख रहा हूं कि यह एक लड़की है, लेकिन यहां क्यों आई है? गरीब लड़की है, रात में आश्रय ढूंढ रही थी। अशोक ने बात बनाने का प्रयत्न किया। और तुमने आश्रय दे दिया? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं शहर में यह सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम मेरे लिए बदनामी का कारण बनोगे, ऐसी उम्मीद मुझे तुमसे न थी। पिताजी, कहते हुए अशोक की जबान लड़खड़ा गई। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो रजनी से चुप ना रहा गया। वह बोल उठी, आप गलत ना समझिए, अशोक बाबू का इसमें कोई दोष नहीं, इनसे कोई भूल नहीं हुई। बस ज़्यादा वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। बसंतराव ने उसे नफरत से झड़कते हुए कहा। जा भाग यहाँ से। अरे जाती है या कुछ और लेकर जाएगी? बसंतराव का गुस्सा देखकर रजनी भी डर गई और चुपचाप गर्दन झुकाए बाहर चली गई। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का ख्याल तो किया होता। बसंतराव ने बेटे की ओर देखा और नरमी से कहा, वह न जाने तुमसे क्या क्या आस लगाए बैठी है। तुम्हारे बारे में कितने ऊंचे विचार हैं उसके। आप विश्वास कीजिए पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अशोक ने झुंझलाते हुए कहा। यह नामुमकिन है कि रात भर जवान लड़की और जवान लड़का एक साथ रहें और कुछ ना हो। चलो कोई बात नहीं, जवानी दीवानी होती है, लेकिन गले में ढोल बजाकर डालकर कोई बजाता नहीं फिरता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं पिताजी, अशोक ने बेबसी से कहा। खैर जाने दो, जो हो गया सो हो गया। बसंतराव ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। देखो बेटे, इस उम्र में आदमी से भूल चूक हो ही जाती है। मुझसे भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए जिससे जिंदगी भर के लिए मुसीबत गले पड़ जाए। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। अशोक चुपचाप बाप की नसीहत सुनता रहा। उसके खामोश हो जाने पर भी वह कुछ न बोला तो बसंतराव ने सूटकेस खोला और सामान बाहर निकालते हुए कहा, यह लो, तुम्हारी माँ ने ये चीज़ें दी हैं, घर की बनी मिठाई, नमकीन और यह स्वेटर। अशोक गुमसुम खड़ा रहा। बसंतराव ने बेटे के मन की दशा को महसूस किया और जैसे उसके जख्मों पर मरहम रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी शादी एक इज्जतदार घराने
मैं करना चाहता हूँ, और तुम इन परछाइयों के पीछे भाग रहे हो। क्या तुम्हें सीमा पसंद नहीं? पसंद है, अशोक ने धीरे से जवाब दिया। तो ये लड़की फिर यहाँ नहीं आनी चाहिए, समझे? जी। तो जाओ, यह सामान रख दो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अशोक ने सामान उठाया और चुपचाप अलमारी की ओर बढ़ गया। बसंतराव बेटे की शर्मिंदगी पर मुस्कुराने लगे। फिर वे टहलते हुए खिड़की के पास आकर बाहर झांकने लगे, लेकिन रजनी तो कब की वहां से जा चुकी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार पतिता उपन्यास का पहला भाग समाप्त हुआ। यह उपन्यास ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसका दूसरा और अंतिम भाग आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।